Very good morning to all my dear students. Good morning. बैठिए प्लीज. हाँ जी प्लीज, पेज नंबर 68. वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो कौन सी वैल्यू है जिस पर हम जीएसटी लगाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई. सेक्शन कौन सा इसका? सेक्शन 15. उससे पहले किया था टाइम ऑफ सप्लाई. सेक्शन कौन से थे? 12 एंड 13. 12 किसका था? गुड्स का. और 13 किसका है? सर्विस का. एक बीच में कर लिया था क्रेडिट नोट, डेबिट नोट. सेक्शन 34. क्रेडिट नोट, डेबिट नोट. एक बार इनवाइस बन गई जीएसटी में, इसको इनवाइस को कैंसिल नहीं करना. बस बन गई सो बन गई. एडजस्टमेंट कर लो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट. पैसा ज़्यादा ले लिया था, क्रेडिट नोट. कम ले लिया था, डेबिट नोट. या तो क्रेडिटर बना लो उसको या डेटर बना लो. क्रेडिटर डेटर आप खूब अच्छे समझते हो, बाद में फिर उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा. ठीक है, इतना पार्ट इसके था लास्ट क्लास में. अब इसके आगे कुछ क्लैरिफिकेशन है. गौर से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पब्लिक कुछ बातें पूछ रही है, लाओ क्लैरिफाई करते हैं. आइए पेज 70 के ऊपर आ जाओ. नहीं, पहले ये भी देख लो, 69 का बॉटम देख लो. पेज 69 का बॉटम. ये सेक्शन 15 था, इसका पार्ट 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया. अब एक 15(4) विच इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, थोड़ा सा पार्ट है, मैं बता देता हूँ आपको. 1 2 3 तक सिलेबस में है, 4 सिलेबस में नहीं है. तो लेकिन मैं 4 भी बता देता हूँ, और अगला छोटा सा पार्ट 5 का वो भी बता देता हूँ. दोनों सिलेबस में नहीं है. 4 एंड 5, 1 2 3 तक है. 1 2 3 भी याद कर सकते हो, ठीक है. नहीं खाली सेक्शन 15 याद कर लेना, क्योंकि फिर 1 2 3 में आगे कहीं कहीं ए बी भी है ना. तो आपकी मर्जी है, जितना याद कर सकते हो कर लो. 15 तो याद कर ही लेना. 4 और 5 में बता देता हूँ. 4 देखो क्या लिखा है. वेयर the value of goods, services or both cannot be determined under subsection 1, the same shall be determined in such manner as may be prescribed. Such rules are not covered in syllabus. Rule 27 to 35. ये सेंटेंस एक बार रीड कर लो, मीनिंग डिस्कस करते हैं. देखिए, इसका मीनिंग ये है, गवर्नमेंट से अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालने का सिस्टम इनमें है. लेकिन अगर आप कह रहे हो नहीं जी हमारा तो नया ही केस है और इसके हिसाब से वैल्यू नहीं निकल रही, तो उनसे फिर हमने कुछ रूल भी बनाए हैं आपके लिए. फिर उन रूल को देख लो, उन रूल में दे रखा होगा. कितने नंबर रूल है? रूल नंबर 27 to 35. अगर सेक्शन से काम नहीं चल रहा, देन गो टू रूल्स. इनको बोलते हैं वैल्यूएशन रूल्स. ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये वैल्यूएशन के रूल है, वैल्यूएशन रूल्स. तो ये सिलेबस में नहीं है. ये रेयर सिचुएशंस है जिसमें वैल्यू नहीं निकल रही, तो यहाँ चले जाएंगे. और वो जो मैंने आपको इंक्लूसिव वाला पार्ट बताया था कि जी हमारा तो टोटल पेमेंट 10,000 है, जीएसटी बीच में ही है. अगर जीएसटी बीच में ही है तो जीएसटी कितना और वैल्यू कितनी है, वो इन्हीं रूल में दे रखा है. कि इससे मान लो मैं कह रहा हूँ जी 18,000 रुपये फीस है, 18% का जीएसटी बीच में है, तो इन्हीं रूल में दे रखा. आप 18,000 को डिवाइड करना 118 से, मल्टीप्लाई करना 100 से, ये आ जाएगी वैल्यू. या तो उस वैल्यू के ऊपर 18% निकाल लो तो भी एक ही बात है, या दोबारा कैलकुलेशन कर लो, टोटल अमाउंट डिवाइड बाई 118 इंटू 18, ये आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा. वो इन्हीं में दे रखा है, इंक्लूसिव वाला पार्ट. और ये उस सिलेबस में नहीं है. अब जैसे इनकम टैक्स में हमने किए थे इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स में था ना इनकम टैक्स रूल्स, तो ऐसे जीएसटी में भी है जीएसटी रूल्स. ऐसे कंपनी लॉ में भी है. कंपनी लॉ में आपने स्टडी किया होगा, इतने सारे रूल है, ये इस बात के, ये इस बात के, इस बात के. इनकम टैक्स रूल में एक ही नाम है, इनकम टैक्स रूल्स. एक से लेकर किसी भी नंबर तक अलग अलग रूल नहीं है. कंपनी लॉ में अलग अलग है, इस बात के अलग, इस बात के अलग, इस बात के अलग. ऐसे ही जीएसटी में अलग अलग रूल है, इस बात के अलग, इस बात के अलग, उस बात के अलग, उस बात के अलग. लेकिन एक जनरल रूल भी है जीएसटी में, जनरल रूल, उसको बोलते हैं जीएसटी रूल्स 2017. तो ये जीएसटी रूल्स 2017 का पार्ट है. 1 से लेके
100 से भी ज़्यादा है, और बहुत सारे रूल सिलेबस में हैं, ये नहीं है, बीच बीच में आएंगे। आइए मैं बता दूं आपको कौन कौन से रूल आएंगे, बीच बीच में आते रहेंगे। जैसे अभी जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ना, रिटर्न का, जीएसटी में स्टेटमेंट एंड रिटर्न, उसमें काफ़ी सारे रूल है जो सिलेबस में, सेक्शंस भी है, रूल्स भी है। एक बार जरा वो चैप्टर भी दिखा देता हूँ आपको, जो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, उसमें रूल का भी नज़र लगा लो आप, कितने सारे रूल्स हैं, उसमें है बहुत सारे रूल्स, और वो हैं सिलेबस में। जरा पेज नंबर 87 पे आ जाओ। सेक्शन 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, ये तो सेक्शन है। इसका रूल देख लो, 59, 60, 61, 61A, 62, 68, 80, 81। तो ये बहुत सारे रूल्स है, CGST रूल्स, कहीं सिलेबस में है, कहीं नहीं है। वैल्यूएशन का पार्ट जो है वो नहीं है, लेकिन ये हैं। अभी आप पे डिपेंड करेगा कितने सेक्शन याद करने, कितने रूल। तो बात मैंने आपको इनकम टैक्स में बता दी थी। एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ, दो तरह से बात है। एक तो वो कहीं भी राइट ए नोट ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो अपनी तरफ से सेक्शन 15 लिख दिया, ठीक है, नहीं भी लिखा कोई बात नहीं, थोड़े मार्क्स कम आ जाएंगे। कहीं क्वेश्चन ये आ गया राइट ए नोट ऑन सेक्शन 15, तो इसको वही लिख पाएगा जिसको सेक्शन याद होगा। और वो ट्रेडिशन है इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी, कई क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, वो बताते ही नहीं है क्या है, एक्सप्लेन दिस रूल। अब जिसको तो याद है वो तो समझ में आ जाएगा, जिसको ही नहीं याद वो नहीं कर सकता, उसका अटेंड नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर मॉड्यूल में लिख रखा है कि इंटर लेवल पर सेक्शन या रूल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में लिख रखा है, और क्वेश्चन पेपर उठा लो, हर बार आए हुए हैं, इस बार ये, इस बार वो, उस बार वो, उस बार वो, उस बार वो। अब इसमें कोई स्टूडेंट इनिशिएटिव ले, इंस्टीट्यूट को लिखे तो लिख दो, उसका जवाब नहीं देंगे वो। फर्दर इनिशिएटिव ले, जैसे नीट के बच्चों ने लिया है, 35, 38 सूट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिए, ऐसे कर दो फाइल, ICI हमेशा के लिए सीधा हो जाएगा। लेकिन CA वाले बच्चे इनिशिएटिव नहीं ले, वो कहा हमने क्या लेना, ठीक है ठीक है ठीक है। सो ICI को कभी प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि किसी ने इस तरह का स्टेप लिया नहीं। भाई जिनके पापा एडवोकेट है, घर में जाके बात करना उनके लिए 2 मिनट की बात है, और उसी समय बना के उसकी प्लेंट अगले दिन लो कोर्ट में, और अगले दिन सम्मन लो ICI को, आ जाओ भाई कोर्ट के अंदर आ जाओ। आते वो कहेंगे एफिडेविट दो, रूल और सेक्शन रिक्वायर्ड और नोट, पहले एफिडेविट दो, उन्हें लिख दिया रिक्वायर्ड नहीं है, फिर क्वेश्चन पेपर की कॉपी दे देंगे, एक कॉपी पकड़ा देंगे, इसके ऊपर आप कमेंट करो ये क्यों आपने पूछा सेक्शन, क्यों पूछा रूल। तो एनीवे मतलब ये है कि भाई इसका अच्छा दूसरा एस्पेक्ट आ जाओ, अरे याद कर लेंगे तो फ़ायदा हमारा ही है, हम क्यों किसी से लड़े भाई, फ़ायदा याद करेंगे किसका फ़ायदा है, CA बनने के बाद काम आ जाए हमारा फ़ायदा है, ऐसा काम क्यों करें, ये दूसरा एस्पेक्ट है। तो मैंने सब बता दिया, अभी आपको देख लो, जितने याद हो सकते हैं कर लो। जो यहाँ डिस्कस करें हैं CA फाइनल में टैक्स का सिलेबस सेम है, पहले ही मैंने बता दिया, बाकी सब सब्जेक्ट में नहीं है, ये सिर्फ टैक्स में है। सेम चीज़ उठा के आप इंटर के मॉड्यूल से पढ़ लो, फिर फाइनल का मॉड्यूल उठा लेना, वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर निकाले ना फाइनल में, सेम मिलेगा आपको एग्जैक्ट, ये यहाँ है ये यहाँ है, सब कुछ ठीक है। तो ये बात मैंने सेक्शन वाली रूल वाली पहले ही बता दी थी, बीच में भी कई बार बता दी थी, अब फिर भी बता दी। क्यों? क्योंकि सिलेबस खत्म होने के बाद कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे पूछेंगे सर सेक्शन याद करने हैं, अब बताओ व्हाट्सएप पे सारी कहानी में दोबारा लिख के कैसे बताऊँ। तो फिर मैं रिप्लाई देता हूँ कि भाई जो लेक्चर मेरे थे, लगता है तुमने लेक्चर मेरे ध्यान से नहीं देखे, एक बार लेक्चर ध्यान से देख लो। इस बात का रिप्लाई आपको 6-7 जगह मिलेगा, क्योंकि येस और नो नहीं है ना, जब डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, येस और नो तो मैं कह दूँ येस, मैं कह दूँ नो, ये एक डिस्कशन है कि भाई सिलेबस के हिसाब से ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरत है, करना ना करना आपकी कैपेसिटी है, आपकी कैपेसिटी का मुझे क्या पता। अगर मैं श्योर हूँ कि बच्चा कर लेगा तो उसको मैं बोल दूँगा तूने करने हैं, अगर मैं श्योर हूँ ये स्टूडेंट नहीं कर पाएगा तो मैं कहूँगा तू रहने दे। लेकिन मैं क्या हर स्टूडेंट के बारे में पर्सनली श्योर हूँ? क्या मैं पर्सनली सबको जानता हूँ? क्या पर्सनली बचपन से लेके अब तक जानता हूँ? मुझे क्या पता भाई। जैसे कुछ बच्चे आके पूछते हैं ना सर हमें एक ग्रुप दे के 2, भाई मैं आपको जानता ही नहीं स्टार्टिंग से, मैं क्या बताऊँ, मुझसे ज़्यादा आप अपने आप को आप जानते हो, तो आप खुद अपने आप को जानते हो कि मैं 2 कर लूँगा, मैं 2 नहीं कर पाऊँगा। अपने बारे में किसी से क्या पूछना। मैं किसी पर्सन से पूछूं कि भाई हर रोज़ सुबह 7 बजे जाके मैं क्लास ले लूँगा, 3 घंटे में पढ़ा लूँगा, वो कहेगा आपकी कितनी एज है, 66, नहीं कर पाओगे, आपके बस का नहीं है, जबकि मुझे पता है मैं कर लूँगा।
फिर उसके बाद 3 घंटे पढ़ाने के बाद मैं तुरंत लक्ष्मीनगर चला जाऊँ, मेट्रो से ऑटो से, फिर 3 घंटे फिर वहाँ पढ़ा दूँ, मैं पढ़ा दूँ, अरे नहीं मर जाओगे, क्या फ़ायदा, तुम्हारे बस की बात है। मुझे सलाह ये देंगे, तुम्हारा टाइम है, घर पे आराम करो, 60 क्रॉस हो गए, रिलैक्स एट होम, भगवान का नाम लो, कहाँ पढ़ाने में लगे हो। तो मुझे पता है मैं कर लूँगा, और आपके सामने कर रहा हूँ, है ना। तो बीच में से एक सेंटेंस, अपने आप को हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अपने आप को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अपने बारे में कभी किसी से मत पूछना, क्योंकि आपसे ज़्यादा अपने आप को कोई नहीं जानता। अगर आप में कैपेसिटी है तो करो ना, क्या प्रॉब्लम है, छोड़ो मत, सब याद कर लो, जितने हो जाए ठीक है, जो बच जाएंगे छोड़ो। अल्टीमेट वे आउट यही है, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। जितना हो सकता है कर लो, बाकी को गोली मारो, लीव द रेस्ट। तो खुश रहो कि ठीक है यार, इतने हो गए होगे, बाकी देखी जाएगी। हमें क्या 100% मार्क्स लेने हैं क्या, पास होना है। अब दूसरी एस्पेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, 100% थोड़ा मार्क्स लेने हैं, पास ही तो होना है, तो हो जाएंगे ना पास होने में, क्या प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा अब ये समझ गए आप, वैल्यू निकालने के रूल है, वैल्यूएशन रूल, CGST रूल का पार्ट है 27 to 35, ये वाले सिलेबस में नहीं है। एक बार वो रीड करके देख लो। ठीक है, किसी को डाउट? अब इसके आगे भी एक छोटा सा पार्ट सिलेबस में नहीं है। पेज नंबर आओ 70 15.5 the value of such supplies as may be notified by the government on the recommendations of the council shall be determined in such manner as may be prescribed। देखो अब इसका, मैं आज एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और इसका रेट है 10,000, विच इज़ कॉल्ड ट्रांजेक्शन वैल्यू 15.1, जहाँ पे आप जिसको बेच रहे हो वो आपका रिलेटिव नहीं है, एंड प्राइस इज़ द सोल कंसिडरेशन एंड द वैल्यू इज़ द ट्रांजेक्शन वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू ये वैल्यू है, करेक्ट। अगले दिन प्रोडक्ट मैंने बेचा किसी को और वैल्यू कर दी 12,000, तो उसे ये कैसे हुआ भाई, नॉर्मल वैल्यू 10,000 थी, मैंने कहा नॉर्मल वैल्यू 10,000 की 1 जुलाई को थी, आज इसकी 12,000 होगी नॉर्मल वैल्यू। उनसे एक दिन में, मैंने कहा हाँ एक दिन में, प्राइस में फ्लक्चुएशन था, जो मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन हो गया, तो मैंने चेंज कर दिया। उनसे ठीक है, 3 जुलाई 11,000, उनसे ये कैसे हुआ, मैंने कहा आज ये ट्रांजेक्शन वैल्यू मेरी रोज़ बदल जाती है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो बदल जाता है, उसका रेट बदल जाता है। उनसे ऐसे कैसे हुआ, ऐसा करो ट्रांजेक्शन वैल्यू तुम मत निकालो, हम निकालेंगे तुम्हारी ट्रांजेक्शन वैल्यू। 11,500 हमने फिक्स कर दी, अब तुमने जितने में बेचना है बेच लो, हमें टैक्स 11,500 में चाहिए। फिक्स्ड टैरिफ वैल्यू, इस कंसेप्ट का नाम है फिक्स्ड टैरिफ वैल्यू। जब गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करने के लिए वैल्यू फिक्स कर देंगी, रियल में आप फ्री में बेचो, 5,000 में बेचो, 50,000 में बेचो, लेकिन हमें टैक्स दे दो, कितने पे, 11,500, फिक्स्ड टैरिफ वैल्यू। तो जहाँ पे प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, जहाँ गवर्नमेंट को कुछ समझ में नहीं आता, वो प्राइस फिक्स कर देते हैं। जैसे मान लो मैं शुगर बना रहा हूँ, तो मैंने कहा जी मैंने फार्मर से वो गन्ना खरीदा शुगर केन, उसने इस रेट पे दिया, अगले दिन फार्मर ने किसी और रेट पे दे दिया, अगले दिन वाला किसी फार्मर ने किसी और रेट, तो मैं क्या करूँ, मेरा शुगर का रेट फ्लक्चुएट करेगा, तो मुझसे लो फिर फिक्स कर देते हैं। ये प्रॉब्लम शुगर में बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि वो फार्मर से खरीदते हैं। ऐसे ही फ्लोर, आटे का चेक कर लो, आज रेट ये है, 2 दिन बाद ये है, 4 दिन बाद रेट है। ऐसे ही मिल्क का चेक कर लो, फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि उसमें मेन पार्ट है रॉ मटेरियल या जिससे हमने परचेज़ किया है। तो गवर्नमेंट फिर ऐसे में फिक्स कर देती है कि चलो ठीक है भाई, ये फिक्स टाइप है। वो मुश्किल से 2-4 आइटम ही होती है इसमें फिक्स करते हैं। तो ये पावर गवर्नमेंट को दी है पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट से हमने पावर दे दी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट किसकी होती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी होती है वो चलाएगा कंट्री को। लॉ कौन बनाएगा,
गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे। तो गवर्नमेंट से हर बात के लिए हम पार्लियामेंट में आएंगे, वो कह रहे नहीं हम आपको पावर देंगे, सफिशिएंट पावर देंगे जहाँ आपको बार बार पार्लियामेंट में नहीं आना। प्रिंसिपली हम आपको पावर दे देंगे, कंट्री को चलाने के लिए जो जो पावर हमने दिया वो आप यूज़ कर लो, पावर को एक्सीड नहीं करोगे। फिक्स करने के लिए हमने पावर दे दी, अब आप रूल बनाना, कैसे फिक्स करोगे, क्या प्रोसीजर होगा तुम बना लेना, फिक्स कर। तो ये सेक्शन 15 के 5 पार्ट है। और जब सीए फाइनल में जाओगे तो 15.4 जो है ये फाइनल के सिलेबस में है 15.4, और ये भी सिलेबस में है, लेकिन इसमें एक आध आइटम कोई होगी कि नोटिफिकेशन नंबर दिस ये आइटम है और ये रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। एक आध सेंटेंस का एक आध नोटिफिकेशन होगा, वो रूल होंगे स्टडी करने के लिए कि भाई अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है इस रूल के साथ में। तो इस तरह से डिफरेंस आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर सिलेबस का सेम रहेगा, कहीं कहीं एडिशन, इधर ये ऐड कर लो, उधर वो ऐड कर लो, उधर वो ऐड कर लो। अब यहाँ तक पहले एक बार रीड कर लो डाउट। एक तो प्रगति तुम बिल्कुल पीछे बैठे हो, और वो भी फराज के पीछे जिसकी हाइट डबल है। तो इसको बोला था तू हट जा, खुद नहीं तुम इधर उधर बैठे हट जा भाई फराज, क्योंकि छुपने का अपना मजा है छुपने का अपना मजा नहीं। एक पुराना गाना आपने सुना है, छुप गया कोई रे दिल से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। अच्छा अच्छा, अब ये देखो, अब पेज 70 पे आगे देखिए, TCS अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इंक्लूडेबल एंड नॉट इंक्लूडेबल इन द टैक्सेबल वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ GST। CBIC, अच्छा CBIC मतलब एक तो था CBDT, वो तो इनकम टैक्स का था। इनडायरेक्ट टैक्सेस का है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। वो डायरेक्ट टैक्स का है, ये इनडायरेक्ट टैक्स का है। साथ में जो कस्टम ड्यूटी लगती है सामान इंपोर्ट करने पर, या कभी कभी एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगती है, तो वो दोनों को ये बोर्ड देखता है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। लेट्स सी CBIC ने क्या क्लैरिफाई किया। CBIC white circular number this GST this amended white corrigendum dated this has clarified for the purpose of determination of value of supply under GST. Tax collected at source under the provisions of Income Tax Act shall not be included in the value because it is not a tax in connection with the goods sold, rather it is income tax. एक बार आप रीड करके देखो इसको। देखो अब इसका मीनिंग, मैंने सामान इंपोर्ट किया 1 लाख का, प्लस देना पड़ा BCD 10,000 का, तो GST लगेगा 1,10,000 पे, ठीक है। यानी जो भी टैक्स है उसको ऐड कर लेंगे GST को छोड़ के। अब लेट्स सी मैं मोटर कार खरीदने गया, 12 लाख की गाड़ी, तो सेलर ने ये कहा भी एक तो जो गाड़ी आप ले रहे हो ना, इनकम टैक्स का TCS भी लगेगा इसके ऊपर, लगेगा ना, कितने %? इनकम टैक्स का TCS भी लगेगा, किस रेट पर? 1%। 1 था, कितना था? 1%, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है, इनकम टैक्स वाला TCS भी ऐड करके अब GST लगाएं या वो ऐड ना करे? तो देखो ये तो टैक्स गुड्स के ऊपर लगा हुआ है, वो टैक्स ऐड होगा जो गुड्स के ऊपर है।
ये तो इनकम टैक्स का टीसीएस है, इसका गुड से कोई लेना देना नहीं है। तो पब्लिक ने गवर्नमेंट से पूछा भी, वी आर कंफ्यूज, तो गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई कर दिया कि भी वैसे तो अंडरस्टूड है, लाओ और क्लैरिफाई कर देते हैं, इसको नहीं बीच में ऐड करना, ये तो अलग चीज़ है कि तो जो इनकम टैक्स आएगा साल के एंड में उसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये टैक्स बीच में ऐड करके जीएसटी लगाना, अगर गुड्स के ऊपर कोई टैक्स लगा हुआ है वो टैक्स ऐड करके लगाना है, ये लिखा हुआ है, एक बार रीड करके देख लो। ठीक है, इज दैट क्लियर? आप बताओ नोटिफिकेशन और सर्कुलर में क्या फ़र्क होता है? यहाँ सर्कुलर लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन का मतलब है कोई नया रूल, नई बात जो अनाउंसमेंट की गई है वो नोटिफिकेशन है। और जो नई बात अनाउंस की गई है उसमें पता लगा कोई बात क्लियर ही नहीं है, उसके अंदर कन्फ्यूजन है, पब्लिक पूछ रही है, तो फिर उसका क्लैरिफिकेशन आता है, विच इज़ कॉल्ड सर्कुलर। सर्कुलर मीन्स क्लैरिफिकेशन, नोटिफिकेशन मीन्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो दोनों में थोड़ा टेक्निकल फ़र्क है। सर्कुलर में क्या होता है? क्लैरिफिकेशन। तो ये सर्कुलर है, नोटिफिकेशन पहले इशू किया, कन्फ्यूजन थी, क्लैरिफाई कर दिया। तो सर्कुलर मीन्स क्लैरिफिकेशन और नोटिफिकेशन मीन्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ठीक है। एक होता है प्रेस रिलीज। वो क्या होता है प्रेस रिलीज? मान लो कोई बात है, गवर्नमेंट ने आज अनाउंस करनी है, उसका नोटिफिकेशन बनाएंगे, पब्लिक के पास भेजेंगे, 2-4 दिन लग जाएंगे, एंड गवर्नमेंट वांट ये बात पब्लिक को आज अभी इमीडिएटली पता लग जाए, तो उठा के प्रेस रिलीज सारे टीवी चैनल दिखाएंगे, सारे न्यूज़पेपर दिखाएंगे, सब में गवर्नमेंट का ऐड आ जाएगा। उसके बाद उसका नोटिफिकेशन आएगा बाद में, इमीडिएट एक बार डाल देंगे प्रेस रिलीज। तो कई बार लिखा होगा प्रेस रिलीज में ये बात आई है, कई बार लिखा होगा सर्कुलर में, कई बार लिखा होगा नोटिफिकेशन में। तो इनमें टेक्निकल डिफरेंस क्या है, पर्पस क्या है, तो आप समझ जाना ये है। फिर बीच में एक वर्ड आ रहा है कोरिजेंडम, आ रहा है ना कोरिजेंडम, देखो द्वारा रीड करके, अमेंडेड वाइड कोरिजेंडम डेटेड 7/3/19। कोरिजेंडम क्या होता है? जैसे कोई नोटिफिकेशन है या कोई सर्कुलर है और इसमें कोई गलती रह गई, क्लैरिफिकेशन है नोटिफिकेशन का तो सर्कुलर में आएगा, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई वर्ड ही गलत लिखा गया तो इसका कोरिजेंडम आएगा। कोरिजेंडम टू नोटिफिकेशन पर सच एंड सच, इसमें कुछ गलत लिखा गया तो इसका कोरिजेंडम आएगा। कोरिजेंडम मीन्स करेक्शन, सिंपल मीनिंग करेक्शन। तो जहाँ पे कोरिजेंडम लिखा है तो आप समझ जाना ओरिजिनल में कुछ गलती रह गई थी तो उसको ठीक किया। सर्कुलर का मतलब क्लैरिफिकेशन। कोरिजेंडम तो किसी में भी हो सकता है, नोटिफिकेशन में, सर्कुलर में, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी गलती हो सकती है, गलती को ठीक कर देंगे। ठीक है, इज दैट राइट? और इसके अलावा देखो इसमें कोई बात जो बताने वाली हो, एक बार रीड कर लो और अच्छे से। आगे देखिए क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन एडिशनल पब्लिक पिनल इंटरेस्ट। जनरली फॉलोइंग टू transactions options involving EMI are prevalent in the trade. Case 1, X sells a mobile phone to Y. The cost of mobile phone is 40,000. However, X gives Y an option to pay the installment 11,000 every month before 10th of the following month over next 4 months. 11,000 into 4, 44,000. Further, as per the contract, if there is any delay in payment,
by Y beyond the scheduled time, Y shall be liable to additional penal interest 500 per month. In some instances, X is charging Y 40,000 for the mobile and is separately issuing another invoice providing the services of extending loan to Mr. Y. The consideration for which is interest 2.5% per month, additional penal interest 500 per month for each delay in payment. Solution. As from section 15(2)(d) of the CGST Act, the amount of penal interest it will include in the value of supply the transaction between X and Y for supply of taxable goods, mobile phone. Accordingly, penal interest would be taxable as it would be included in the value of mobile is irrespective of the manner of the invoicing. Case 2. X sells a mobile phone to Y. Cost of mobile phone is 40,000. Y has the option to avail a loan at interest 2.5% per the mobile from ABC Limited. The terms of the loan from ABC Limited allows Y a period of 4 months to repay the loan. Additional penal interest 1.5% per month for delay interest. The additional interest is charged for a transaction between Y and ABC Limited. Same is getting covered under exemption notification number 12/17 dated 28 According in this case, the penal interest charged thereon on transaction between Y and Messrs ABC Limited would not be subject to GST. The value of supply of mobile X to Y shall be. इतना एक बार अपनी रीड करो, फिर बताता हूँ आपको. अब देखो इसमें ना कुछ टेक्निकल मैटर है, वो बताता हूँ मैं आपको. एक वर्ड होता है नॉन टैक्सेबल और एक वर्ड होता है एग्जेम्प्ट. इन दोनों में डिफरेंस समझो आप. नॉन टैक्सेबल में भी टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट में भी टैक्स नहीं, लेकिन दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है. पार्लियामेंट सेज टू गवर्नमेंट तुम्हें इस पर टैक्स नहीं लगाना, ये नॉन टैक्सेबल है, गवर्नमेंट लगा ही नहीं सकती. जैसे मान लो अल्कोहलिक लिकर, शायद मैंने बताया था उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, नहीं लगा सकते. तो कोई लगाना भी चाहे तो नहीं लगा सकते. और ये पावर पार्लियामेंट को भी नहीं दी. कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ है, पार्लियामेंट पावर कहाँ से लेती है? कॉन्स्टिट्यूशन से. गवर्नमेंट पावर कहाँ से लेती है? पार्लियामेंट से. गवर्नमेंट को पार्लियामेंट ने पावर नहीं दी नॉन टैक्सेबल, और पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी, वो तो पक्का नॉन टैक्सेबल है. पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर सकती. लेट्स सी कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे दी और पार्लियामेंट ने आगे गवर्नमेंट को पावर दे दी कि भी लगा सकते. गवर्नमेंट ने कहा नहीं, नहीं लगा रहे जी, ये एग्जम्प्ट है. हम लगा सकते हैं गवर्नमेंट से, फिर भी नहीं लगा रहे, एग्जम्प्ट है. गवर्नमेंट से नहीं लगा रहे क्योंकि लगा ही नहीं सकते, नॉन टैक्सेबल है. समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखना, इसके आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी नॉन टैक्सेबल और एग्जम्प्ट में. पार्लियामेंट सेज टू द गवर्नमेंट बुक्स, बच्चे जो बुक्स खरीदेंगे, आप चाहो तो लगा दो टैक्स, हमें कोई इतराज़ नहीं. गवर्नमेंट पावर है, गवर्नमेंट का नहीं लगाएंगे. बच्चों के लिए बुक्स महंगी हो जाएगी, एग्जम्प्ट. पार्लियामेंट ने कहा डॉक्टर की सर्विसेज लगा दो जीएसटी, गवर्नमेंट का नहीं लगाएंगे. गरीब आदमी बेचारा डॉक्टर की फीस नहीं दे सकता, ऊपर से जीएसटी नहीं लगाएंगे. हेल्थ केयर सर्विसेज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. सेल ऑफ बुक्स इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. देयर आर सो मैनी services, so many goods, we have a big list and we have a full chapter exemptions from GST. और वो चैप्टर सबसे लेंथी है, 5 क्लास का चैप्टर है, exemptions from GST. तो उसमें पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट से पावर तो हमारी है, लेकिन नहीं लगा रहे हम.
जहाँ में ठीक लगेगा छोड़ देंगे भाई, इस केस में रहने दो, नहीं लगाते। एजुकेशन, जो नॉर्मल पब्लिक स्कूल की फ़ीस है, कॉलेज की फ़ीस है, सी इंस्टीट्यूट की फ़ीस है, कोई जीएसटी नहीं है। कोचिंग को तो वो लग्जरी मानते हैं, एक्स्ट्रा मानते हैं, इसलिए इसके ऊपर है, उसको छोड़ दिया। स्कूल कॉलेज की किसी फ़ीस पर जीएसटी नहीं है, सी इंस्टीट्यूट की फ़ीस पर कोई जीएसटी नहीं है, बिकॉज ऐसे इट इज़ एसेंशियल। बच्चों को पढ़ना है भाई, फीस वैसे ही ज़्यादा, ऊपर से टैक्स और लगा दो। समझ रहे हो आप एग्जाम्पशन का पार्ट। अब किसी ने किसी को पैसा उधार दिया, किसी ने किसी को पैसा उधार दिया, ये भी सर्विस है, लेंडिंग ऑफ मनी। पार्लियामेंट से लगा दो, गवर्नमेंट ने कहा नहीं लगाएंगे, बिकॉज लगाएंगे तो क्या होगा, अंदाज़ा लगाओ। एक बैंक ने 1 करोड़ लोगों को लोन दे रखा है, 1 करोड़ से इंटरेस्ट ले रहा है, 1 करोड़ से जीएसटी चार्ज करेगा, और लोगों ने बैंक को डिपॉजिट दे रखा है, सारी पब्लिक बैंक से जीएसटी चार्ज करेगी, सारा कंट्री जीएसटी चार्ज करने में लग जाएगा। किसी फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को लोन दे रखा है, इंटरेस्ट है तो जीएसटी चार्ज करो, तो कौन से, ये तो पूरा कंट्री जीएसटी में घुस जाएगा। ऐसे करो, जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है उसको जीएसटी से माफ़ कर दो, इंटरेस्ट के ऊपर कोई जीएसटी लगेगा, ये एग्जम्पशन में दे रखा है। अब जब सामान बेचा, उसकी पेमेंट लेट हो गई, वो भी तो इंटरेस्ट है, उनसे इस इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हम उसी इंटरेस्ट की बात करें। हमने कहा इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट है, ये इसकी बात करें कि उसकी बात करें तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। उनसे नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। जब आप पैसा उधार दोगे उस इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा, जब आप सामान बेचोगे उस इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा। समझ रहे हो। अब मैंने मोबाइल बेचा पार्थ को, मैंने कहा भाई 40,000 का है, तू चाहे तो हर महीने पेमेंट कर दियो, 11-11 हज़ार की इंस्टॉलमेंट बनेगी मेरी, तो 1,000 रुपया एक्स्ट्रा। 40,000 का है, 10-10 हज़ार की इंस्टॉलमेंट नहीं, 11-11 हज़ार की बनेगी, इंस्टॉलमेंट में देगा। तो अभी 1,000 रुपये इंटरेस्ट है, तो मैंने पूछा गवर्नमेंट से, जी इस वाले इंटरेस्ट पे वो से मोबाइल बेचा है ना, कहाँ डाउट है, एडिशनल कंसिडरेशन है, लेना है। मैंने कहा पार्थ तू एक काम कर, तू मोबाइल ले जा और इस 40,000 रुपये इंटरेस्ट मुझे पे करता जाए, जैसे जैसे पेमेंट करेगा उतने उतने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मुझे पे कर दियो। मैंने कहा अब गौर से, अभी वही बात है, अभी भी एडिशनल कंसिडरेशन है, मोबाइल से कनेक्टेड है ना। तो मैंने कहा अब भी गौर से, अब भी क्यों, आपने जो मोबाइल बेचा उसका इंटरेस्ट है, ये एडिशनल कंसिडरेशन है। तो फिर पार्थ को निर्भय ने कहा कि तू ऐसा कर, लोन मेरे से ले ले 40,000 का, और उस 40,000 से बेसिकली गौर से आप ठीक है, अब किसी और ने दिया है लोन। तो 3 एग्जाम्पल है। पहले में इंस्टॉलमेंट ही 11,000 का है तो लगेगा, दूसरे में मोबाइल बेचने वाला कह रहा है इंटरेस्ट दे देना, मोबाइल ले जा, वो उसे अब भी लगेगा क्योंकि बेसिकली सामान बेचने का है। अब इसने लोन एबीसी लिमिटेड से ले लिया, उसे अब नहीं लगेगा। ये क्लैरिफिकेशन है, एक बार रीड करके देखो। अब वो चैप्टर दिखाऊँ एक बार एग्जाम्पशंस का कहाँ है, धीरे धीरे हमें सारे चैप्टर के नाम याद हो जाएंगे। वो चैप्टर एक दिखाता हूँ जो सबसे लेंथी चैप्टर है, इतने सारे एग्जाम्पशन है उसमें, पूछो मत। देखो पेज नंबर 302, 302 पेज नंबर, देखो क्या लिखा है, एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। यानी इन सब पर गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स लगा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया। गवर्नमेंट को पावर पार्लियामेंट ने कहाँ दी है, सेक्शन 11, देखो लिखा सेक्शन 11 सीजीएसटी एक्ट, और आईजीएसटी एक्ट में पावर कहाँ दी है, सेक्शन 6। सेक्शन 11 पार्लियामेंट ने लिखा इसमें कि गवर्नमेंट तुम चाहो तो किसी भी गुड सर्विस को जीएसटी से एग्जम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ से पावर ली गवर्नमेंट ने, पावर को यूज़ किया, और कितने टोटल एग्जम्पशंस है देख लो। अब आप पेज नंबर 328 पे जाके ख़त्म होता है,
328 पे लास्ट पार्ट देख लो, इतने सारे एग्जम्पशंस हैं, यानी गवर्नमेंट इन पे लगा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने लगाया नहीं है। और इनके बीच में ये वाला एग्जम्पशन भी है कि अगर कोई किसी को लोन देगा, डिपॉजिट देगा, उसके इंटरेस्ट पर हमने जीएसटी माफ़ कर दिया। वो मैं आपको स्पेसिफिकली रीड भी करवा देता हूँ, तो वो पार्ट पहले ही कवर हो जाएगा। फिर ये पार्ट ज़रा अच्छा समझ में आएगा मोबाइल वाला, नहीं तो ये उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जब तक उसको डिस्कस नहीं करेंगे। पेज नंबर 316 पे आ जाओ। इसमें पॉइंट नंबर है 12, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांस। कोई डिपॉजिट है, लोन एडवांस है, उसके इंटरेस्ट पर जीएसटी गवर्नमेंट लगा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया। इन सो फार एज द कंसिडर रिप्रेजेंटेड बाय इंटरेस्ट और डिस्काउंट other than interest involved in credit card services. Interest is sale or purchase of foreign currency amongst banks or authorized dealers of foreign exchange, or among banks and other dealers. Interest means interest payable in any manner in respect of any money borrowed or debt incurred, including a deposit, claim or other similar right or obligation, but does not include any service fee, other charge in respect of money borrowed or debt incurred, or in respect of any credit facility which has not been utilized. इतना read कर लो आप। देखो अब इसमें क्या लिखा है, वो कह रहे हैं इंटरेस्ट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं, डिस्काउंट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पर जीएसटी लगेगा, क्रेडिट कार्ड के। फिर जो सेक्शन 15 हमने डिस्कस किया था, वो कह रहा है एडिशनल कंसिडरेशन पर लगेगा, एडिशनल कंसिडरेशन में लगेगा, यानी सामान बेचा है, सर्विसेज दिया है, उसका इंटरेस्ट है, उस पर तो लगेगा। प्योरली मनी उधार दी है, उसके इंटरेस्ट में लगेगा, डिस्काउंट पे नहीं लगेगा। ये डिस्काउंट कौन सा, बिल डिस्काउंटिंग की बात करें, वो डिस्काउंट नहीं सामान बेचा डिस्काउंट दे दिया, वो डिस्काउंट दे दिया लेस हो गया, मतलब ही नहीं। बिल डिस्काउंटिंग की बात कर रहे हैं। बिल डिस्काउंटिंग आप समझते हो, तो बिल डिस्काउंटिंग देखिए, मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसकी पेमेंट मुझे मिलेगी 31 मार्च 24 को, लेकिन मुझे इसकी पेमेंट आज चाहिए। 10 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो आई विल गो टू द बैंक कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज ये आपकी फेवर में एंडोर्स हो जाएगा, पेमेंट मुझे आज दे दो। तो बैंक कह रहा मिल जाएगा, 10 लाख नहीं मिलेगा, 9.5 लाख मिलेगा। डिस्काउंट करेंगे 50,000 रुपये, डिस्काउंट करके 9.5 लाख ले जाओ। तो ये बैंक ने 50,000 रुपया कैसे कैलकुलेट किया, सीधा सीधा इंटरेस्ट 3 महीने का बैंक इसमें कैलकुलेट कर लेगा, इंटरेस्ट कितना बनता है उतना लेस करके बाकी दे देगा। तो कौन से फिर ये डिस्काउंट कहाँ हुआ, ये तो इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट पे तो जीएसटी हमने माफ़ कर दिया, चलो इस वाले डिस्काउंट पे भी माफ़ कर दो, बस इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इस डिस्काउंट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज बेसिकली ये क्या है, इंटरेस्ट है। तो बिल डिस्काउंटिंग की बात करें, किसी और डिस्काउंट की नहीं। और अगर क्रेडिट कार्ड सर्विसेज लिया है, क्रेडिट कार्ड में बेसिकली बंदा क्रेडिट कार्ड यूज़ करेगा सामान खरीदने में या सर्विस लेने में, तो वहाँ पे मनी लेंडिंग नहीं है, वहाँ डिपॉजिट नहीं है, वहाँ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है। इससे कौन से जब क्रेडिट कार्ड का बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर लेगा। तो ये इंटरेस्ट का पूरा पार्ट हो गया है, जो हमने मोबाइल वाली बात डिस्कस की थी। जब तक ये कनेक्टेड पार्ट पूरा डिस्कस नहीं होगा, मिला के बात समझ में ही नहीं आएगी। अब इंटरेस्ट का कोई फैक्टर कहीं भी आ जाएगा, आप 1 मिनट में समझ जाओगे कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट में कभी लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, एडिशनल कंसिडरेशन में लग रहा है, क्रेडिट कार्ड में लग रहा है, नॉर्मल लैंडिंग डिपॉजिट पे नहीं लग रहा, डिस्काउंट जो बिल डिस्काउंटिंग है उसके ऊपर भी नहीं लग रहा। और रीड कर लो।
अब इसके साथ में एक पार्ट फॉरेन एक्सचेंज का है, वो भी साथ साथ बता देता हूँ, तो एंट्री हमारी पूरी कवर हो जाएगी। उससे पहले किसी को डाउट, इंटरेस्ट वाले पार्ट में किसी को डाउट। अब फॉरेन एक्सचेंज वाली बात भी देख लो। जो फॉरेन एक्सचेंज वाली बात है ना, अब यहाँ तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, नहीं जब तक मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज की पूरी बात नहीं बताऊंगा ये समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पार्ट है। और मैंने पहले बता दिया, जीएसटी सारी दुनियादारी सिखा देगा आपको। उन्होंने तो अपनी तरफ से एक सेंटेंस लिख के छोड़ दिया। अब बच्चों को एक सेंटेंस कैसे समझ में आए जब तक पूरी बात समझ में ना आए। तो पूरी बात देखिए। अब आप, मैं जा रहा हूँ इंडिया के बाहर घूमने और मुझे चाहिए डॉलर। इंडिया के बाहर तो इंडियन रुपये चलेगा नहीं ना। 10,000 डॉलर कहाँ से मिलेंगे मुझे? आरबीआई से। पूरे कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज किसके पास है? सोल कस्टोडियन ऑफ एंटायर फॉरेन एक्सचेंज ऑफ दिस कंट्री। लेकिन आरबीआई से जैसे एक एक बंदा हमारे पास आएगा, तो हमारी ब्रांचेस तो गिनी चुनी है। पूरी दिल्ली में एक है, पूरी मुंबई में एक है। हम क्या सर्विस देंगे? तो हम नहीं पब्लिक से डील करते। हमारे लिए डील करने के लिए कोई और है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड डीलर। ऑल बैंक्स आर ऑथोराइज्ड डीलर। आरबीआई से लाइसेंस इनको मिला हुआ है, आरबीआई की परमिशन से डील करते हैं। या मनी चेंजर या फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर, ये सब आरबीआई के एजेंट है, ये डील करते हैं। तो मैं गया स्टेट बैंक के पास कि जी आरबीआई का लाइसेंस है, 10,000 डॉलर का लाइसेंस तो आरबीआई इशू करेगा। या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में इन जनरल परमिट कर दिया कि भी कोई भी घूमने के लिए जाएगा 5,000 डॉलर मिल जाएंगे। आप 2 साल में एक बार जा सकते हो या 3 साल में एक बार जा सकते हो। एक्ट के अंदर स्कीम आ गई, तो मैं एक्ट का पार्ट दिखा दूंगा। उसको बोलते हैं ओपन जनरल लाइसेंस। जनरल लाइसेंस दे दिया सारी पब्लिक को। तो मैं दिखाऊंगा जी ओजीएल के अंदर एंट्री है ये ओजीएल। तो बैंक कहेगा ले लो। तो बैंक मुझे किस रेट पे देगा डॉलर? तो बैंक कहेगा मैं पूछ के बताता हूँ किस रेट पे मैं बेचूंगा, मैं पूछ के बताता हूँ। बैंक बेचेगा ना, मैं खरीदूंगा। तो एक बार एक जना बाय करा, एक जना सेल करा, तो हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे। जो कुछ बोलेंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलेंगे। तो बैंक क्या कहेगा? सेलिंग रेट बताएंगे। बैंक सेल कर रहा है, तो जब भी मैं बाय सेल की बात करूँ तो बैंक की कर रहा हूँ। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय सेल होगा। तो इसमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? सेलिंग है। तो बैंक जो है आरबीआई से पूछेगा कि जी किस रेट पे बेचना है। तो आरबीआई ने क्या 81 रुपये पर डॉलर बेच दो। अब स्टेट बैंक के पास आया कहाँ से? है तो है नहीं। तो आरबीआई से हमसे खरीदो ना, हमसे खरीद के बेच दो। तो बैंक ने कहा आरबीआई को तुम मुझे किस रेट पे दोगे? उन्होंने कहा 80 रुपीज़ 50 पैसा। इसको बोलते हैं आरबीआई रेफरेंस रेट। आरबीआई सस्ते में देगा, स्टेट बैंक महंगे में देगा। डिफरेंस बैंक का प्रॉफिट मार्जिन है, नहीं तो बैंक क्यों काम करेगा? ये ट्रेडर है। ऑल करेंसीज आर कमोडिटीज इन इंडिया एक्सेप्ट इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी में कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता, बाकी सारी करेंसी अंदर ट्रेडिंग करो। गुड्स है। करेंसी ऑफ एनी कंट्री इज गुड फॉर दिस कंट्री, बट करेंसी ऑफ आवर कंट्री इज करेंसी नॉट गुड्स। ट्रेडिंग नॉट अलाउड। मैं कह दूँ चांदनी चौक में नए नोट 500 रुपये वाले में 700 रुपये में दूंगा, इलीगल है, बेचते हैं वो, पुलिस में कंप्लेंट करो, अरेस्ट हो जाएंगे। इंडियन करेंसी में ट्रेडिंग करने लगे, नए नोट ले आए 1-1 रुपये वाले और ज़्यादा में बेच रहे हो, इलीगल है, सीधा अरेस्ट हो जाएंगे अगर कोई कंप्लेंट करेगा। इंडियन करेंसी के अंदर ट्रेडिंग नहीं हो सकती। अगर 500 रुपये में लाए हो, 1000 रुपये में लाए तो 1000 में देना पड़ेगा, 1 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते आप, इसमें अलाउड है। तो हमने 80 रुपये 50 पैसे में खरीदा, 81 रुपये में बेचा, हमारा प्रॉफिट 50 पैसे पर डॉलर। कितना प्रॉफिट हो गया? 10,000 रुपये, 5,000। मजे आ गए बैंक के। 2 मिनट लगी, ले भाई। तो गवर्नमेंट से इसके ऊपर जीएसटी कौन लगाएगा? जीएसटी भी लेना है, ये प्रॉफिट है आपका। कस्टमर से लो जीएसटी और लो, और जीएसटी अलग दो सेंट्रल गवर्नमेंट को, जीएसटी लगेगा इसके ऊपर। क्लियर? अब लेट्स सी, एक और कस्टमर आ गया अमेरिका से। उसने कहा मुझे 10,000 डॉलर देने हैं आपको, बदले में इंडियन रुपये लेना है। ये कस्टमर बेचेगा, बैंक खरीदेगा। तो हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे? बाइंग। पहला ट्रांजेक्शन सेलिंग का था, सेलिंग रेट क्या था? 81। अब क्यों आर बैंक बाय करेगा, तो आरबीआई से खरीद लो जी। किस रेट पे? 80 रुपये के रेट पे। और 80 रुपये में खरीद के हमें बेच दो, 50 पैसे फिर बचेगा। खरीदने में भी 50 पैसे, बेचने में भी 50 पैसे। दिस इज बैंक्स बाइंग रेट, दिस इज बैंक सेलिंग रेट। और दोनों का एवरेज क्या होता है? आरबीआई रेफरेंस रेट। आरबीआई बेचेगा भी इस रेट पर, खरीदेगा भी इस रेट पर। आरबीआई का रेट फिक्स है।
RBI रेफरेंस रेट। तो RBI सेज बैंक देखो हमसे लेके बेचोगे तो भी 50 पैसे अर्न कर लेना, कस्टमर से लेके हमें बेचोगे तो भी 50 पैसे अर्न कर लेना। तो बाइंग में भी मिलेगा। 50 पैसे का मैंने एग्जांपल लिया है, रियलिटी में प्रॉफिट 10-20 पैसा होता है, इतना प्रॉफिट नहीं होता। वो RBI फिक्स करता है, हर करेंसी का अलग अलग होता है। इस करेंसी में इतने पैसे, इसमें इतने पैसे, इसमें इतने पैसे, इसमें करेंसी तो बहुत सारी हैं, हर एक का अलग अलग है। तो इसलिए सारे बैंक चाहते हैं हम ऑथराइज डीलर बन जाएं। बड़ी ज़बरदस्त अर्निंग है, सुबह से शाम तक पता नहीं कितना एक्सचेंज होगा और प्रॉफिट देख लो कितना आएगा। तो यहाँ पर भी 50 पैसे के ऊपर GST लेना है कस्टमर से। अब लेट्स सी, स्टेट बैंक को डॉलर चाहिए थे तो हमने क्या कहा, RBI से ले लो। RBI ने कहा देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो किसी और बैंक से ले लो, पंजाब नेशनल बैंक से पूछ लो, ऑथराइज डीलर आपस में सेल परचेज कर सकते हैं इंटर से आपस में, इनको आपस में अलाउड है। तो स्टेट बैंक ने कहा अगर मैं RBI से लूँगा तो मुझे देंगे 80 रुपये 50 पैसे में, और मैं RBI को बेचूंगा 80 रुपये 50 पैसे। तो पंजाब नेशनल बैंक से ट्राई करता हूँ कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने कहा भाई आज तुम्हें स्टेट बैंक ज़रूरत है हमसे ले लो, कल हमें ज़रूरत हुई तो हम आपसे ले लेंगे। और आपस में कमीशन कस्टमर जितना 50 पैसे का नहीं लगाएंगे, आपस में फिक्स करो 40 रुपये का कमीशन, 40 पैसे का कमीशन रख लेते हैं। तुम भी हमसे 40 का कमीशन ले लेना, हम भी ले लेंगे, या 30 पैसे का रख लेना, ये इनकी आपस की बात है। लेकिन कमीशन 30 पैसे हो, 20 पैसे हो, 50 पैसे GST तो लगेगा। उनसे नहीं, GST एग्जेम्प्ट, इंटर से फॉरेन डील पर आपस में जो भी कमीशन होगा ले लो, GST आपका माफ़ कर दिया। ये लिखा हुआ है यहाँ, देखो क्या सेंटेंस है, इंटर से आपस में सेल अमंग द बैंक्स और ऑथराइज डीलर, सारे बैंक ऑथराइज डीलर्स हमारे पास बार बार क्यों आते हो, हमारा काम बढ़ाओगे, हमें परेशान करोगे, आपस में निपट लो ना, एक दूसरे से पूछ लो, जो कमीशन तुमने लेना आपस में सेट कर लो, चलो आपका GST माफ़ करते हैं, बस उसके ऊपर GST लगेगा, ये लिखा हुआ है। फिर इंटरेस्ट को डिफाइन भी कर दिया, मीन्स इंटरेस्ट पेबल इन एनी मैनर रिस्पेक्ट टू एनी मनी बोरोड डेट इंकर्ड इंक्लूडिंग डिपॉजिट क्लेम और अदर सिमिलर राइट और ऑब्लिगेशन डज नॉट एनी सर्विस और फी और अदर चार्ज इन रिस्पेक्ट टू मनी बोरोड और डेट इंकर्ड इन रिस्पेक्ट टू एनी क्रेडिट। तो एक बार और रीड कर लो, बचा पार्ट में दोहरा चाहता हूँ। हाँ जी बोलो डाउट्स। अब इंटरेस्ट की डेफिनेशन में एक बात बताता हूँ आपको। मैं गया स्टेट बैंक में लोन लेने 50 लाख का, तो उन्होंने कहा जी पहले तो सिक्योरिटी चेक करेंगे जो आप सिक्योरिटी दोगे, फिर आपकी सीक्रेट रिपोर्ट मार्केट से इकट्ठी करेंगे, आप किस टाइप के लोग हो, क्रेडिट वर्दीनेस बोलते हैं उसकी, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं, दे देते हैं। फिर हमारे लीगल एक्सपर्ट का ओपिनियन लेंगे। ये सारे काम करने का 1 लाख रुपया तो एक्स्ट्रा लगेगा, इसको हम बोलते हैं फाइल चार्जेस, इनिशियल प्रोसेसिंग फ़ी 1 लाख रुपया। फिर मान लो लोन दे देंगे, उस पर इंटरेस्ट तो आपको देना है, तो उसे इंटरेस्ट के ऊपर हमने GST माफ़ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कोई सोचे 1 लाख पर भी GST माफ़ कर दिया। ये जो बैंक 1 लाख आपसे लेगा सर्विस चार्ज, इसके ऊपर बैंक को GST लेना है और लेके हमें देना है, ये इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, इंटरेस्ट की डेफिनेशन हमने इनकम टैक्स एक्ट में भी स्टडी की थी, कहीं पर इंटरेस्ट की डेफिनेशन इनकम टैक्स में आई थी। कौन से सेक्शन में? TDS का सेक्शन 193 और 194A। TDS इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, वहाँ डेफिनेशन थी। और वहाँ पे सर्विस चार्ज को भी 1 लाख को इंटरेस्ट की डेफिनेशन में काउंट किया हुआ, दिस इज इंटरेस्ट एज पर इनकम टैक्स एक्ट।
दिस इज़ नॉट इंटरेस्ट एज पर जीएसटी एक्ट। उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इनकम टैक्स में इसको भी इंटरेस्ट माना था, इसके ऊपर भी टीडीएस करना पड़ेगा। यानी जब बैंक को 1 लाख का पेमेंट करेंगे टीडीएस करके करेंगे, इंटरेस्ट का 10% का टीडीएस होगा। इनकम टैक्स कह रहा है इंटरेस्ट है टीडीएस करो, और जीएसटी कह रहा है इंटरेस्ट नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी लेना है। तो दोनों की डेफिनेशन में फ़र्क है, दोनों में सेम होनी चाहिए थी। एक बार इसे इनकम टैक्स में पूछा हुआ डेफिनेशन इंटरेस्ट की, और एक बार जीएसटी में पूछी हुई है डेफिनेशन इंटरेस्ट की क्या है। तो ये ध्यान रखना, जो सर्विस चार्ज है वो इनकम टैक्स में इंटरेस्ट कहलाएगा, जीएसटी में इंटरेस्ट नहीं कहलाएगा। ना कहलाने से क्या होगा, ऊपर जीएसटी लग जाएगा, और वहाँ इसको इंटरेस्ट कहलाने से क्या होगा, टैक्स गवर्नमेंट को टीडीएस मिल जाएगा। यानी दोनों तरह से गवर्नमेंट ने अपनी फेवर में कर लिया कि किस तरह से टैक्स मिलेगा। इनकम टैक्स में बोलो इंटरेस्ट है टीडीएस जाएगा, इससे बोलो इंटरेस्ट नहीं है जीएसटी लग जाएगा। एनीवे, अब आप रीड करके देखिए। हाँ जी, बोलो डाउट यहाँ तक। इसमें मतलब टेक्निकल बातें काफ़ी हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है समझाने के लिए ऑफ कोर्स समझने के लिए दोनों चीज़ों में दिमाग चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। और देखो डिफरेंस देखो क्या डाल रखा है, इधर सर्विस चार्ज में कह रहे हैं इंटरेस्ट नहीं है, उधर कह रहे हैं। यानी गवर्नमेंट का ये हो गया प्राइवेट पर्सन है, कहीं से कुछ मिल जाए। भाई प्रिंसिपल की बात है, या तो है या फिर नहीं है। नहीं उसमें तो है और इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, नहीं उसमें है टीडीएस करो, नहीं है जीएसटी ले लो। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का मैंने आपको बता ही दिया। अब आपको ये सब एग्जाम में नहीं बताना, वो तो मैंने आपको बताया, बस आपको तो सेंटेंस समझ में आना चाहिए इसका क्या मतलब है। बैंक आपस में कमीशन लेते हैं, आरबीआई से कम लेते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, जीएसटी इज एग्जम्प्ट। ठीक है, जिसको डाउट है बोलो। अब वापस आओ मोबाइल के ऊपर, वो मोबाइल वाला एग्जाम्पल अब पूरा समझ में आएगा। अब पढ़ के देख लो, अब डाउट नहीं आएगा। पेज नंबर 70 पे आ जाओ, रीड करो क्लैरिफिकेशन। अब सारा आराम से रीड करना, जिसको डाउट है बोलना। पेज 70 का क्लैरिफिकेशन। हाँ जी, अब डाउट बोलो। अगर मैं मोबाइल फ़ोन बेच रहा हूँ 40,000 का, इंस्टॉलमेंट 11,000 की बना दूँ, 1,000 इंटरेस्ट है, तो जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। और मैं कह दूँ मोबाइल ले जाओ, दे देना पेमेंट विद इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट पर अभी भी लगेगा, बिकॉज ये सप्लाई से कनेक्टेड है। उसने लोन कहीं और से ले लिया, अब उसके ऊपर नहीं लगेगा। क्रेडिट कार्ड के केस में भी लगेगा, इन जनरल नहीं लगेगा, बिकॉज फिर बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्ट में बीच में फंस जाएंगे। अब ये इंटरेस्ट की कुछ बात रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आएगी, कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट आएगा, फिर एक और चैप्टर है कंपोजिशन स्कीम, उसमें आएगी, उसमें कुछ और एस्पेक्ट आएगा। यानी पूरे जीएसटी में कई जगह ये बात आएगी। तो जिसने इस बात को अच्छे से समझ लिया उसको हर जगह क्लियर होता चला जाएगा, और जिसने इस बात को समझ तो लिया लेकिन बाद में भूल गया, वहाँ जाके वो फिर कन्फ्यूज हो जाएगा। समझना है, याद करना, इतना समझना है कि भूलना नहीं है भाई इसको, क्योंकि दोबारा फिर कंसेप्ट आएगा, दोबारा फिर सारा कंसेप्ट कैसे बताऊंगा मैं, हिंट दे दूंगा मैं, कोई बिल्कुल ही भूल के बैठ जाए
वो पूरा बताना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी तो इसमें कम से कम 1000 आस्पेक्ट है। जैसे ये एक आस्पेक्ट है, ऐसे तो टोटल 1000 होंगे कम से कम। जीएसटी ऐसे टेक्निकल आस्पेक्ट, हर एक में टेक्निकलिटी है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं एग्जाम में ना आ रहे हो, एग्जाम में भी आ रहे हैं खूब, ऐसे घुमा फिरा के उल्टे सीधे आस्पेक्ट आ रहे हैं। जिसने पूरा स्टडी किया, पूरी कंसंट्रेशन से, वही हैंडल कर पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। डाउट देखो, हाँ जी बोलो। सेकंड केस में, सेकंड केस कौन सा? देखिए, मोबाइल हमने बेचा पार्थ को, और हमारे इनवॉइस में एग्रीमेंट है कि 40,000 का इनवॉइस है, यू विल मेक द पेमेंट लाइक दिस लिखा होगा, एंड यू विल पे इंटरेस्ट ऑल्सो लाइक दिस। तो जब भी ये इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे जीएसटी साथ में लग जाएगा। तो इनका क्वेश्चन है पता कैसे लगेगा? पता तो ये है ना, एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में सब कुछ लिखा रहेगा, वो तो रिटर्न एग्रीमेंट रहेगा। ओरल तो नज़र आता ही नहीं, ओरल तो भाई मैं कैश में ले लूँगा, विजिबल ही नहीं है, उसमें जीएसटी किस बात का? ये तो सब राइटिंग में रहेगा, एग्रीमेंट विजिबल है, और जैसे जैसे पेमेंट आएगी विद जीएसटी पेमेंट चार्ज करते चले जाएंगे। तो सब पता रहेगा, एग्रीमेंट का पार्ट है, एग्रीमेंट में लिखा रहेगा। मान लो कोई कैश ट्रांजेक्शन है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, उस पर जीएसटी जो थोड़ा है, वो तो 2 नंबर की डीलिंग है, 2 नंबर की डीलिंग तो विजिबल ही नहीं है, वो तो पकड़े जाने पर लगेगा। वो जब बंदा पकड़ा जाएगा तब हिसाब किताब पूछेंगे, बता अभी ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। जब वो बताएगा तब जीएसटी प्लस पेनल्टी। ज़्यादा सीरियस मैटर है, साथ में इम्प्रिजनमेंट के प्रोविज़न भी है। तो ये वो तो हर चीज़ राइटिंग में है, कोई चीज़ राइटिंग में ही नहीं है और विजिबल ही नहीं है। 2 नंबर का ट्रांजेक्शन है, उसमें तो टैक्स होता ही नहीं। उसमें तो जब कभी पकड़े जाएंगे तब की बात है। छोटी मोटी ट्रांजेक्शन पकड़ में नहीं आती, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन पकड़ में आती। जैसे अब बाबा साकार हरी, सुना होगा ना नाम, हाथरस वाले, कितने बच्चों ने सुना है? आप लोगों को पता ही नहीं कंट्री में क्या हो गया। देखो, 1 पर्सन ही सेज आई एम बाबा साकार हरी उर्फ भोले बाबा। ही सेज कि जहाँ से मैं चलूँगा मेरे पैरों के नीचे की धूल वो ले लो एक चुटकी, सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे। सी एग्जाम है, एक बार में पास हो जाएगा। इस बात को बताओ कौन मानेगा? उन्होंने फिर क्या किया, प्रवचन किया। प्रवचन के प्रवचन के बाद जब मैं जाऊँगा तब एक्सपेक्टेड था 80,000 लोग आएंगे, आए 2.5 लाख। 2.5 लाख लोग कितने होते हैं देख लो, 2.5 लाख लोग बाबा का प्रवचन सुनने आए हैं। अंधविश्वास देख लो इस कंट्री का। फिर उन्होंने क्या किया, जब वो सत्संग खत्म हो गया, उन्होंने कहा अब मैं जा रहा हूँ। तो उनके जो वहाँ पे आयोजक थे, उन्होंने 2.5 लाख की पब्लिक को रोक लिया, रुक जाओ भाई, पहले बाबा जी को जाने दो। जैसे वो गए, उनके पैरों के नीचे की धूल लेने के लिए 2.5 लाख की पब्लिक दौड़ी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर 121 लोग मर गए ऑन द स्पॉट। 121 ऑन द स्पॉट मर गए, और बाबा जी अपनी गाड़ी में गए। तो उसके बाद सारे कंट्री के अंदर न्यूज़, और प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में किसी टॉपिक पे बोल रहे थे, वहीं पे उनको इन्फॉर्मेशन दी गई जी 121 लोग हादसे के अंदर मारे गए। उन्होंने स्पीच रोक के पहले अनाउंस किया और कंडोलेशन मैसेज रीड किया, फिर सारी यूपी की पुलिस लगाई। अब जो है उन बाबा जी का पूरा हिसाब किताब, जो मैं कह रहा था ना कैश पकड़े जाने पर, अब हिसाब किताब हो रहा है। उनके तो कम से कम 30-40 आश्रम है, सब 15-15 एकड़ में है। 1000 करोड़ का बाबा मालिक है। 1000 करोड़ कहाँ से आए पता नहीं, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ से आए पता नहीं। अब सबका इन्वेस्टिगेशन होगा, और अब अरेस्ट करके जेल में डालेंगे, और बाकी सब चीज़ साहब। तो जो हेरा फेरी वाली बात है, वो जब तक पकड़ में नहीं आती तब तक तो बंदा सेफ है। जब पकड़ में आएगा, 1-1 रुपये का हिसाब किताब हो जाएगा। पूरा पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, क्या हुआ, अब सबका हिसाब होगा। तो ऐसे 2 नंबर का ये होता है भाई, जब तक बचे रहे। तो आप लोगों को ये बात पता ही नहीं। ये तो 10 दिन से न्यूज़ टीवी चैनल पे इसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा, सिर्फ यही चल रहा है 10 दिन से। फिर वो कह रहे हैं बाबा जो है दूध से नहाते थे, और जिस दूध से नहाते थे उसकी खीर बनती थी, वो भक्तों में बांटी जाती थी प्रसाद। देख लो,
अच्छा, अब डाउट है यहाँ तक किसी को? अब आओ पेज नंबर 71, एक क्लैरिफिकेशन और है। 71 क्लैरिफिकेशन, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, एक के साथ एक फ्री। समटाइम्स कंपनी अनाउंस ऑफर्स लाइक बाय वन गेट वन फ्री, फॉर एग्जाम्पल बाय वन सोप गेट वन सोप फ्री, get one toothbrush free along with purchase of toothpaste. It may appear at first glance that in case of offers like buy one get one free, one item is being supplied free of cost without any consideration. In fact, it is not an individual supply of free goods, but in case of two or more individual supplies where a single price is being charged for the entire supply, it can at best be treated as supplying two goods for the price of one. एक बार read करो, मैं बताता हूँ फिर आपको। देखो इसमें ना कुछ और पार्ट भी आगे आएगा, तो आगे वाला पार्ट भी मैं साथ साथ बताऊंगा आपको। मैंने प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट पी 100 रुपये का, जीएसटी दिया 10 रुपये, 10 रुपये का आईटीसी ले लिया, फिर बेचा ये 120 रुपये में, फिर जीएसटी चार्ज कर लिया 12 रुपये, ठीक है, और नेट टैक्स 2 रुपये गवर्नमेंट को दे दिया। करेक्ट, ये पार्ट हुआ जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। फिर प्रोडक्ट P1 खरीदा, लेट्स सी वंस अगेन 100 रुपये का, 10 रुपये का जीएसटी दिया, आईटीसी ले लिया, और ये फ्री में किसी को दे दिया। उनसे भाई आप अगर फ्री में दोगे तो देखो ये हमारा नुकसान हो गया ना 2 रुपये का। अगर आप बेचते 12 रुपये का जीएसटी लिया, 2 रुपये हमें और मिला, करेक्ट, 12 रुपये का पेमेंट ले रहे हो आप, 10 रुपये एडजस्ट कर रहे हो। तो जब आप फ्री दे रहे हो, अपना नुकसान तो आप कर ही रहे हो, बीच में हमारा भी किए जा रहे हो। तो हम आपको ये आईटीसी जो था 10 रुपये वाला, ये आईटीसी आपको नहीं देंगे। ये तो वही बात बन गई अनरजिस्टर्ड डीलर वाली, अनरजिस्टर्ड डीलर, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर आगे जीएसटी चार्ज नहीं करता तो हम उसको आईटीसी नहीं देते। रजिस्टर्ड डीलर आगे जीएसटी चार्ज करता है, तो इसलिए हम उसको देते हैं। तुमने जीएसटी कहाँ चार्ज किया? जब ये फ्री में दे दिया जीएसटी चार्ज ही नहीं हुआ। तो यानी कोई अगर पर्सन सामान फ्री में देगा उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी किसको मिलता है? जिसने एक बार दिया और एक बार लिया है। ये बात ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, तो पुराना पार्ट भूलना नहीं है। जीएसटी किसको मिलता है? जिसने दिया भी है और जिसने लिया भी है, रजिस्टर्ड डीलर। जिसने खाली दिया है और लिया नहीं है उसे आईटीसी नहीं मिलता। करेक्ट, पहले ये बात क्लियर करनी है आपको, क्योंकि यहाँ क्या होता है, 10 रुपये हम दे आए, 2 रुपये हमने और दिए, टोटल 12 रुपये हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, आगे हमने जीएसटी चार्ज ही नहीं किया, तो उसे जब आपने चार्ज ही नहीं किया तो फिर आईटीसी एक बार तो हमें चाहिए ना। आईटीसी किस बात का? इससे इस बात को करेक्ट करेंगे। तो दैट मीन्स अब क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन ये बना, क्या कोई पर्सन प्रोडक्ट फ्री में दे सकता है कि नहीं दे सकता? तो उसे भाई 2 वे आउट है। एक तो ये तुम फ्री में दे दो लेकिन आईटीसी वापस कर दो हमारा। दूसरा ये, इस फ्री को भी हम सेल मान लेंगे, हम प्रिज्यूम कर लेंगे जैसे कि आपने बेचा है। फिर वो कह रहा है बेचा तो किस रेट पे बेचा? जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जिस वैल्यू पर इन जनरल बिकता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसके ऊपर जीएसटी का जो कंपोनेंट है वो जीएसटी कंपोनेंट्स आप शो कर दो, आपने चार्ज किया है, अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट बन जाएगा। ये दोनों बातें बाद में आएंगी, इन दोनों बातों का क्लैरिफिकेशन है। तो मैं दोनों बातें थोड़ी सी आपको रीड भी करवा देता हूँ आगे से, फिर इससे कनेक्ट करेंगे। एक बार ज़रा रीड कर लो क्या पार्ट है, मतलब का पार्ट थोड़ा सा रीड कराऊंगा, ज़्यादा नहीं। पेज नंबर 225 पे आओ। टू 225 का पॉइंट नंबर 10 देखो। इसमें देखो, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। फ्री वाली बात यहाँ पे है। आईटी से गुड्स दैट आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल आर नॉट अवेलेबल
Also, ITC is blocked on lost goods, stolen goods, destroyed goods, and goods that are written off. This is because principally ITC is available only for the payment of tax on output supply. If no tax is payable on output supply, ITC on input services, capital goods relating to such output supply is not eligible. Hence, ITC on gift and free sample is blocked as no tax is payable on its outward supply. In case of lost, destroyed, stolen, written off goods also, ITC is not available as these goods cannot be said to have been used for making a tax supply. इतना एक बार रीड करो आप। देखो प्लीज़ दोबारा से समझो इस बात को। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ आईटीसी किसको मिलता है, तो एक रिप्लाई आप कह सकते हो जी रजिस्टर्ड पर्सन को। रजिस्टर्ड है तो मिल जाएगा। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो, जिसने जीएसटी दिया भी है और जो जीएसटी लेगा भी, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन यही काम करता है। उसको ऐसे कह लो ऐसे कह लो, एक ही बात है। जिसने दिया भी है और लेगा भी, 2 बार, तब टेस्टेड मिलेगा। लेकिन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें? रजिस्टर्ड पर्सन देता भी है और लेता भी है, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन देने के बाद अगर आइटम फ्री में दे दे तो कहाँ लिया? उसे तो प्रॉब्लम है भाई। अगर हम खाली ये कह दें रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा, रजिस्टर्ड पर्सन सामान खरीद के और फ्री में बांट देगा और टेस्टेड ले जाएगा। तो चलो फिर इसके साथ में ये भी क्लैरिफाई कर दो कि पर्सन रजिस्टर्ड भी हो, दिया भी हो और लिया भी हो तो मिलेगा। ठीक है, तो अब ये दे रहा है फ्री में, तो उसे हमने पहले ही क्लियर कर दिया, नहीं मिलेगा जाओ, क्योंकि एक बार आपने दिया, एक बार तो आपको देना ही है। जब आप लोगे तब बेनिफिट है। अब इस रजिस्टर्ड डीलर ने क्या किया? इसने सामान खरीदा 100 रुपये का, 100 रुपये का 2 सामान, तो बेचना था 120। उसने कहा नहीं, मैं खाली ये बेचूंगा 240 में और इसके साथ ये दूंगा मैं फ्री। तो बताओ रियलिटी में फ्री हुआ क्या? वो तो उसकी कॉस्ट में, जितना भी मार्केट में स्कीम है सब यही करते हैं, उसे एक में डबल रेट कर देते हैं, फिर कहेंगे फ्री। अब जब वो एक फ्री देगा तो गवर्नमेंट से जाओ तुम्हें आईटीसी नहीं मिलता, तो फिर उसने गवर्नमेंट को लिखा लेटर कि तुम समझ नहीं रहे, मैं फ्री नहीं दे रहा, मैं तो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा हूँ और 240 में लेके जीएसटी तुम्हें दे तो रहा हूँ। उनसे अच्छा ये बात है क्या? लाओ फिर क्लैरिफाई कर देते हैं कि एक के साथ एक फ्री जो है वो फ्री नहीं है, उसमें आ चुका अमाउंट, चलो तुम्हें आईटीसी मिल जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन है, बिकॉज रियलिटी में वो ले रहा है। अब जरा क्लैरिफिकेशन रीड करके देखो, फिर मैं इससे फिर रिलेट करूँगा। एक बार जरा क्लैरिफिकेशन पहले रीड कर लो, पेज 71 पर। मतलब एक के साथ जो फ्री होता है वो रियलिटी में फ्री नहीं होता है, इसलिए आईटीसी मिल जाएगा। जरा इसको मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट दोबारा देखो। 10 रुपये दिया, 10 रुपये का आईटीसी ले लिया, फिर 12 रुपये चार्ज किया। आउटपुट टैक्स हमने 12 गवर्नमेंट को देना है, 10 एडजस्ट करके 2 दे दिया, तो उससे 10 रुपये दिए हमारे पास आ गया, 2 ही आ गया, टोटल 12 रुपये आ गया। इस केस में क्या होगा? वो कहेगा आउटपुट तो आया ही नहीं, ये आईटीसी ले लिया। इस आईटीसी को क्या करेगा? और जो प्रोडक्ट बेच रहा है, और भी तो बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, उनके जो आउटपुट टैक्स है उसमें से माइनस कर देगा। इसका आईटीसी मिल गया तो उससे इस आईटीसी को आपने उसमें से माइनस कर दिया। फिर इसका टैक्स हमें कहाँ मिला भाई? इसका तो एक बार भी नहीं मिला। परचेज वाला तुमने आईटीसी लेके किसी और आउटपुट से एडजस्ट कर दिया और आउटपुट तुमने लिया ही नहीं, एक बार भी नहीं मिला, इसलिए ये आईटीसी आपको अलाउड नहीं है। आईटीसी तभी अलाउड है जब दिया भी हो और लिया भी हो। तो इस बात को समझिए आप, वरना आपको ये लगेगा आउटपुट नहीं लिया तो आईटीसी ले लिया तो क्या हो गया? 10 रुपये गवर्नमेंट को दे तो दिए नहीं, जो आईटीसी लिया है वो किसी भी प्रोडक्ट के आउटपुट में आप यूज़ कर सकते हो। 1 to 1 का रिलेशन नहीं है
कि इसका आईटीसी इसी में यूज़ होगा, किसी का आईटीसी किसी में उठा के यूज़ कर दो। मैं 20 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो 20 खरीदे हैं, उनके आईटीसी क्या मुझे अलग अलग रखने हैं? नहीं, एक अकाउंट है। टैक्स क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट एक ही अकाउंट है, सारे प्रोडक्ट के आईटीसी मर्ज होकर उस अकाउंट में जाएंगे। और जो मैं बेच रहा हूँ आउटपुट का एक अकाउंट है, जीएसटी पेबल अकाउंट एक अकाउंट है, सबके आउटपुट उसी में जाएंगे। तो ये आईटीसी कहीं ना कहीं किसी ना किसी आउटपुट में एडजस्ट हो जाएगा। तो उससे भाई तुम्हारा तो बढ़िया रहा, ना तुमने परचेज पे दिया ना तुमने सेल पे दिया, एक बार भी, कम से कम एक बार तो देते। अब जो मैंने आगे एक पैराग्राफ रीड किया करवाया उसमें आप देखो उसमें क्या है, लेट्स ये फ्री नहीं दिया, आग लग गई, प्रोडक्ट लॉस्ट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, उससे अब भी आपको नहीं मिलेगा। जब प्रोडक्ट खत्म हो गया तो बिकेगा कैसे, और बिकेगा नहीं तो आउटपुट आएगा कैसे। चाहे ये फ्री गिफ्ट हो, चाहे ये गिफ्ट हो, चाहे ये फ्री हो, चाहे ये लॉस्ट हो, चाहे ये स्टोलन हो, चाहे ये डिस्पोज ऑफ हो, चाहे ये डिस्ट्रॉयड हो, कुछ भी हो जाए, मतलब आउटपुट टैक्स हमें नहीं मिला, हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। चोरी हो गया सामान तो आउटपुट कहाँ से आएगा, डिस्ट्रॉय हो गया तो कहाँ से आएगा, एक्सपायर हो गया, एक्सपायरी डेट थी तो हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे, दुकान के अंदर रख नहीं सकते, लॉस में डाल दिया इसको। उसे अपने लॉस में डालोगे तो कॉस्ट को तो दिखाओगे लॉस में, तो इस केस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आप टैक्स को जोड़ के लॉस बनाओ, पेड में डेबिट कर लो। जितने आइटम खाने पीने की चीज़ें एक्सपायर हो जाती है उसका क्या करते हैं, एक्सपायर्ड आइटम बेचना अलाउड नहीं है, दुकान में रखना अलाउड नहीं है। अगर कोई भी आएगा फूड इंस्पेक्टर, उसने चेकिंग की तो सबसे पहले पकड़ लेगा, भैया ये केक तो एक्सपायर्ड है, रखा क्यों तूने यहाँ। जी वो बेचा थोड़ा, नहीं बेचा नहीं है तो रखा क्यों यहाँ से हटाए क्यों नहीं, रख नहीं सकते आप, बेचने की बात तो दूर रही। तो उसका भी फिर आईटीसी नहीं मिलेगा, आप कॉस्ट में ऐड कर लो, जितना लॉस क्लेम करना कर लो। ये जो मैंने अभी आपको रीड करवाया, ये रीड करवाया सेक्शन 17(5). दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। इसका हेडिंग है ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट मतलब सेक्शन 17(1) में वो सारे केस दे रखे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसमें हम आपको टेस्टेड नहीं देंगे। पहले क्या था, जनरल सिस्टम रजिस्टर्ड हो ले लो, फिर और जनरल क्या कर दिया, नहीं साथ में ये भी ध्यान रखना दिया भी और लिया भी। अच्छा फिर ये भी ध्यान रखना 17(5) वाले केस में नहीं मिलेगा। तो हमने कहा 17(5) में कितने केस है, वो से बहुत सारे केस है, पूरी एक क्लास का पार्ट है 17(5), पूरी एक क्लास का, उसमें से एक छोटा पार्ट मैंने करवाया आपको। तो 17(5) में डिटेल में डिस्कस किया है, इस केस में नहीं देंगे, 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 उस केस में नहीं देंगे। तो जब सारा स्टडी कर लेंगे रियल लाइफ में आर्टिकलशिप में, जब क्लाइंट आएगा तो पूरा जीएसटी इकट्ठा अप्लाई करना है। कहीं ऐसा तो नहीं इस सेक्शन ने मना किया, कहीं ऐसा तो नहीं उसने मना किया, कहीं ऐसा तो नहीं उसने मना किया, कैसे तो नहीं ये रह गया, कैसे तो नहीं वो रह गया, कोई वो रह गया, तब लेना टेस्टेड। और अगर गलत ले लिया तो हैवी पनिशमेंट है, सीधा सीधा चोरी का केस है, आपका टेस्टेड बनता नहीं, लिया कैसे आपने। तो ये 17(5) सेक्शन है। लॉस्ट आइटम पे नहीं मिलेगा, फ्री वाले पे नहीं मिलेगा, डिस्ट्रॉयड पे नहीं मिलेगा, रिटर्न ऑफ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें एक ऑल्टरनेटिव और भी है, उनसे और ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं। देखो मैंने सामान खरीदा 100 रुपये का, 10 रुपये आईटीसी, 10 रुपये टैक्स दिया आईटीसी। मेरा फ्रेंड आया पार्थ, ले जा, मैंने कहा फ्री में, तेरी दुकान है। तो अब बताओ क्या मुझे आईटीसी मिलेगा, फटाफट बोलना, अब इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नहीं मिलेगा। क्यों, गो से आपका फ्रेंड है, 2 फ्री में, हमारा जीएसटी कैसे छोड़ दिया आपने, हमारा फ्रेंड थोड़ा है, आईटीसी नहीं मिला। मैंने कहा कोई तरीका नहीं आईटीसी मिल जाएगा, उनसे मिल जाए, है तरीका है, ऑल्टरनेटिव है। आप ये मान लो आपने सामान बेचा है, मान तो लूँ किस वैल्यू पर, ट्रांजैक्शन वैल्यू पर, जिस रेट पर सबको बेचते हो। मैंने कहा सबको तो मैं 120 में बेचता हूँ, तो मान लो 120 में बेचा है, उसका जीएसटी कितना बनता है, या तो इनसे ले लो या अपनी जेब से निकाल लो, वो जीएसटी आउटपुट में दिखा दो, और अब आईटीसी ले लो, इसको एडजस्ट कर लो, बैलेंस पे कर दो। इसको बोलते हैं डीम्ड सेल। इस फ्री को डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। सेक्शन 7, या तो सेक्शन 7 का ऑप्शन ले लो, मिल जाएगा,
या सेक्शन 17(5) में चले जाओ, आईटीसी भूल जाओ। लेकिन अगर 1 for 1 है तो चिंता मत करो, 17(5) परेशान नहीं करेगा, 7 परेशान नहीं करेगा, ले लो आईटीसी। एक के साथ एक फ्री है, ये 2 सेक्शन आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वरना 2 सेक्शन आपकी टांग खींचेंगे। भाई या तो आउटपुट ले ले, 7 आईटीसी मिल जाएगा, या आउटपुट रहने दे, फिर आईटीसी भी छोड़ दे। तो सेक्शन 7 में क्या है, ये पार्ट सेक्शन 7 है, मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई किसे कहते हैं? सेक्शन 7 कह रहा है व्हेन देयर इज ए कंसिडरेशन देन देयर इज ए सप्लाई। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद कर लो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। तो पर्सन कह रहा है मैंने फ्री में दे दिया, कंसिडरेशन है ही नहीं, सप्लाई है ही नहीं, आउटपुट है इस बात का, वो से एग्रीड, लेकिन फिर आईटीसी नहीं मिलेगा। या इसको आप सप्लाई मान लो, डीम्ड सप्लाई, जैसे सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, याद आया? कभी कभी बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो गवर्नमेंट से जब फ्री सामान दे रहे हो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कंसिडरेशन नहीं है, तो क्या हुआ? तो भी सप्लाई है, डीम्ड सप्लाई। देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है। आप ड्यू टू लव एंड अफेक्शन किसी को फ्री में दे रहे हो, देते रहो, हम इसे तब भी सप्लाई मान लेंगे, बस नाम क्या रख देंगे, डीम्ड सप्लाई। ये सेक्शन 7 मीनिंग ऑफ सप्लाई। उस चैप्टर का भी हेडिंग एक बार दिखा देता हूँ, धीरे धीरे सारे चैप्टर के कम से कम नाम याद हो जाएंगे। देखो दिखाता हूँ, मीनिंग ऑफ सप्लाई, पेज नंबर आइए 183 183। एक्सप्लेन सप्लाई। सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई गुड सर्विस और बोथ सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज फॉर एग्रीड टू मेड फॉर ए कंसिडरेशन। हमारा पॉइंट कंसिडरेशन का है। जब तक कंसिडरेशन नहीं है तब तक सप्लाई नहीं है, और सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं है। बट कौन से नहीं, कभी कभी बिना कंसिडरेशन की सप्लाई है। क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग देखो, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बीच में सेंटर में, एक्सप्लेन डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई का मतलब है कंसिडरेशन के बिना भी सप्लाई हम मान लेंगे। जब आप किसी को फ्री में दोगे, हम सप्लाई मान लेंगे, आप हमें जीएसटी दे देना, बदले में आईटीसी ले लेना, या फिर 17(5) में चले जाना, आईटीसी वापस कर देना और सप्लाई रहने देना। तो ये सारा मिला के वो बात अब एक के साथ एक फ्री वाली बात अब समझ में आती है। अब फाइनली रीड करो, आओ जरा पेज 71 पे। अब ये बात फाइनली समझ में आ जाएगी आपको, 71 के सेंटर में आप रीड कर लो, अब कोई डाउट नहीं आएगा। हाँ जी, डाउट्स बोलो। फ्री वाले में 2 ऑप्शन है, या तो आईटीसी छोड़ दो, या फ्री को भी सप्लाई मान लो, डीम्ड सप्लाई, और आउटपुट जीएसटी दे दो। जब मान लेंगे तो कौन सी वैल्यू पे देंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू। हाउस आपका वेकेंट है, कौन से हम तो नहीं मानते, हम तो जीए भी निकालेंगे। लेकिन मैंने कहा जब रेंट मैंने लिया ही नहीं, तो क्या हुआ? एक्सपेक्टेड रेंट तो है, मार्केट वैल्यू तो है, मार्केट वैल्यू ले लो। हर जगह जहाँ भी ज़बरदस्ती कोई कैलकुलेशन करेंगे, मार्केट को लेके चलेंगे। तो जब आपने बेचा ही नहीं, फ्री में दिया, तो वैल्यू कहाँ से? कौन सा ट्रांजेक्शन वैल्यू? जो नॉर्मल सबसे लेते हो वही मानी जाएगी। सबको आप 120 रुपये में बेच रहे हो और पार्थ को आप फ्री में दे रहे हो, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी बनेगी? 120। कर लो कैलकुलेट, दे दो हमें जीएसटी, आईटीसी ले लो। ऐसा नहीं है आउटपुट भी नहीं दोगे और आईटीसी भी ले लोगे, दोनों नहीं चलेंगे। देखो डाउट आता है, ठीक है? तो अब ब्रेक करें। 9:15 + 20 9:35।
फाइन प्लीज पेज नंबर 71 निकालिए। और अब बताओ ये ठीक हो गया, बाय 1 गेट 1 फ्री। भाई वे आउट ये है, या तो आप आईटीसी छोड़ दो अंडर सेक्शन 17(5), या फिर आप इसे सप्लाई मान लो अंडर सेक्शन 7, दैट इज डीम्ड सप्लाई। मतलब ऐसा नहीं है आप आईटीसी भी लोगे और आउटपुट नहीं दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। या तो फिर आईटीसी भी जाने दो, ना आईटीसी ना आउटपुट, या फिर आईटीसी ले रहे हो तो आउटपुट दो। लेकिन बाय 1 गेट 1 में मान के चलो आउटपुट आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा लेकिन आ रहा है, तो आईटीसी हम आपको दे देंगे। ये क्लैरिफिकेशन था। तो डाउट पहले पूछो यहाँ तक, इतने पार्ट तक पहले किसी डाउट। अब ये चैप्टर हो गया हमारा फिनिश, वैल्यू सप्लाई। जब हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन करेंगे तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो खाली उसी चैप्टर के होते हैं, तो हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिक्स होते हैं, उसमें कोई आगे वाला चैप्टर भी बीच में आ रहा होता है, तो वो क्वेश्चन फिर मुझे करवाने पड़ते हैं। जैसे कि पेज 79 पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट तो इस चैप्टर का है, कुछ जो आगे आएगा उसका है। देखिए May 23 8 मार्क्स क्वेश्चन। Geno Enterprises partnership firm is a regular taxable person registered in Guwahati, Assam, engaged in supply of air conditioner and its accessories as well as air conditioned repairing services. Details of their various activities for the month of October 20 are given below. Intrastate supply of air conditioner to customers in Assam. Freight is separately charged in invoice for delivery goods at the customer's doorstep. Value of goods 4 lakh. Value of freight charges charged separately in the invoice 1 lakh. Intrastate supply of repairing services vary in part from charging service charges. Cost of parts spares provided to customers is also charged. Consideration for the same is separately mentioned in the invoice. Value of service component, value of parts, spare parts invoices. In order to enhance their sales and to clear the stock of old models of air conditioners, Geno Enterprises made combo offers to their customers, wherein if a customer purchases an air conditioner along with a stabilizer, the same is offered at a combo price of 20,000 as against original price of 30,000. Air conditioner 22,000, stabilizer 8,000. If these are purchased separately, during October 23, Geno Enterprises made interstate sale supply of 10 numbers of such combo product. Purchase business class air ticket for intra-state travel from Guwahati Airport, Assam to Dibrugarh Airport, Assam. For its executive employees relating to business of the concern, basic fare was 40,000, airline charges GST 2.5 CGS GST each on basic freight in case the same is applicable. In respect of few of the invoices relating to 24-25 involving ITC GST 20, SG 20, IGST 8,000 were not taken earlier. Geno Enterprise now want to avail credit in respect to such invoices in the current month. Additional information, all the figures mentioned above are exclusive of taxes. The rates of GST applicable on various supplies are given below. Air conditioner rate 6 plus 6, services 9 plus 9, stabilizer 9 plus 9, freight 6 plus 6. Calculate the amount of minimum GST as GST payable in each of in cash by Geno Enterprises. ये क्वेश्चन है, एक बार वो रफली देख लो, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एसी या फैन जिसको भी चलाने हो चला सकते हो अपने आप, कोई चलाना चाहे तो अपनी सीट से उठ के चला लो, बंद करना चाहे बंद कर लो, आपकी चॉइस है। मैंने जो क्वेश्चन रीड किया है ये एयर कंडीशनर बेचने की बात की है, चलाने की नहीं। क्लास में चलाना चाहो अपने आप चला लो, ठीक है। ये तो थी एसी चलाने की बात। अब एसी बेचने की बात। देखो मेरी दुकान है एसी सेल करने की। एसी है 40,000 का, स्टेबलाइजर है 5,000 का, एसी लगवाने के चार्ज हैं 2,000 रुपये। इसका रेट है CGST SGST मिला करके 12%, इसका रेट है 16, इसका है 18। ये बिल मैंने कस्टमर को दिया है 47,000 का। तो व्हाट अबाउट GST? उससे व्हाट अबाउट GST? इसका अलग लगाओ, इसका अलग लगाओ, इसका अलग लगाओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं तो इकट्ठा बता देता हूँ, 47,000 रुपये में सब कुछ है। 47,000 स्टेबलाइजर साथ, सर्विस साथ। अब बताओ मैं क्या रेट लगाऊं? मैंने कस्टमर को अलग अलग बताया ही नहीं, मैंने कहा भाई इकट्ठा है 47,000 का। तो ये एक नया कंसेप्ट है सेक्शन 8 जो बाद में आएगा, जो इसमें मिक्स है। ये पहले समझो आप। गवर्नमेंट से जब आप मिला देते हो
तो इनमें से जिसका भी हाईएस्ट रेट है वो रेट लगेगा सारे पे। क्यों मिलाया आपने, किसने कहा मिलाने को, यानी सारे के ऊपर 18% लगा लो। इसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। एक सप्लाई, एक सप्लाई, एक सप्लाई। सर्विस इज ऑल्सो सप्लाई, गुड्स इज ऑल्सो सप्लाई। मिलाना नहीं है, सेपरेट। मिलाओगे मिला लो। हम क्या कहेंगे, मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई में जो हाईएस्ट रेट है सारे पे वो रेट लगेगा, मिक्स सप्लाई। मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, स्टेबलाइजर तो मैं अलग रेट लगा देता हूँ, एसी और एसी लगाने का पैसा इकट्ठा कर देता हूँ। एक बिल में बना दिया, 42,000 लिख दिया, एसी प्लस इंस्टॉलेशन, एक स्टेबलाइजर। उससे जब आप दो चीज़ें मिक्स करते हो, एक तो वो मिक्स है जो नेचुरल है, मिक्स होगा, एक वो है जो अननेचुरल है। एसी के साथ एसी लगाना तो नॉर्मल सी बात है भाई, एसी वाला बेचेगा एसी तो लगवा भी देगा, इकट्ठा ले ले। इसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। व्हेन देयर इज ए नेचुरल बंडलिंग, मिक्सिंग अप नेचुरल है तो कंपोजिट सप्लाई है, और अगर अननेचुरल है तो मिक्स सप्लाई है। स्टेबलाइजर को बीच में मिलाने की क्या जरूरत है, अलग आइटम है उसका अलग करो। सर्विस की बात चलो हमने मान ली। तो जब आप कंपोजिट सप्लाई करोगे तो हाईएस्ट रेट नहीं लगेगा। इसमें जो मेन आइटम है, मेन आइटम एसी है या एसी लगाना है, एसी, सारे पे उसका रेट लग जाएगा, सारे पे 12% लगेगा। 40 + 2 42 पे 12% लगेगा, इसका सेपरेट हो गया। और बीच में इसको भी मिलाओगे तो अननेचुरल है, मिक्स सप्लाई है। फिर जिसका हाईएस्ट है वो ले लो, सारे पे वो लगा दो। तो मिक्सिंग अप मे बी इन 2 मैनर, नेचुरल, अननेचुरल। नेचुरल में कंपोजिट सप्लाई, अननेचुरल में मिक्स सप्लाई। नेचुरल में मेन आइटम का रेट, अननेचुरल में हाईएस्ट रेट सब पे लगेगा। सेक्शन 8 है, पूरा सेक्शन 8 है जो सारा इस क्वेश्चन में है। पहले सेक्शन 8 पढ़वाऊंगा आपको, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कुछ क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे, आगे का पार्ट बीच में आ रहा होगा, हम क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते कि छोड़ो जब वो आएगा। जब वो आएगा तब भूल जाएंगे, हाँ कोई क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, तो उसको हम आगे का पार्ट साथ साथ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। जब वो पार्ट आएगा तब छोड़ देंगे उसको। तो पहले मैं सेक्शन 8 आपको रीड करवाता हूँ पूरा। पेज नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा रीड करके। देखो दोबारा से फिर, एक कहलाती है कौन सी सप्लाई, कंपोजिट, एक कहलाती है मिक्स। ये है नेचुरल, ये है अननेचुरल। मोबाइल के साथ कवर भी मिलेगा आपको, टोटल अमाउंट इतना है। मोबाइल का रेट अलग है, कवर का रेट अलग है, लेकिन ये नेचुरल बंडलिंग है कंपोजिट। किसका रेट लगेगा, मोबाइल का, मेन आइटम का। मोबाइल मेन है कि कवर, मोबाइल। लैपटॉप के साथ चार्जर भी मिलेगा, वो तो नेचुरल है, चार्जर तो मिलेगा ही। लैपटॉप का रेट अलग है, चार्जर का अलग है। किसका लगेगा, लैपटॉप का। मोबाइल के साथ कैलकुलेटर भी मिलेगा, वो से इसकी क्या जरूरत थी मोबाइल के साथ, वो तो कैलकुलेटर तो मोबाइल के अंदर ही है, ये और अलग से दे दिया। ज़बरदस्ती की मिक्सिंग अप, मिक्स सप्लाई। किसका रेट लगेगा, हाईएस्ट रेट लगेगा। अब एक आध एग्जांपल ऐसे भी आ सकते हैं जहाँ पे किसी को लगेगा मिक्स, किसी को लगेगा कंपोजिट, तो कोई बात नहीं, आप नोट दे देना आपको जैसा लग रहा है। कहीं अगर लगेगा एक आध जगह तो आप नोट दे देना। दिवाली पर गिफ्ट पैक है 5,000 रुपये का, ड्राई फ्रूट्स भी है, चॉकलेट भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, स्वीट्स भी है, मिक्स है, सबके रेट अलग अलग हैं। कौन सी है ये बंडलिंग, मिक्स या कंपोजिट, मिक्स। ड्राई फ्रूट, चॉकलेट ज़बरदस्ती मिला दिए,
मिक्स, किसका रेट लगेगा? हाईएस्ट। पर्सन कह रहा है गलत है, कौन से गलत क्या है? सबके बिल अलग अलग काट दो, लिख दो। 200 ग्राम ड्राई फ्रूट है इतने का, उसका रेट लगा लो। 10 चॉकलेट है, अलग अलग लगा लो। किसने कहा इकट्ठा बिल काटने को? अलग अलग काट लो। इकट्ठा करोगे तो ऐसे होगा। तो बताओ दुकानदार को क्या करना चाहिए? किसी का रेट 6 है, किसी का 8 है, किसी का 12 है, किसी का 28 है। मिक्स सप्लाई है, सारे पे 28 लगेगा। तो दुकानदार को क्या करना चाहिए? अलग अलग या इकट्ठा? ये रेट मैंने आपको बता दिए, 4 आइटम है और ये इनके रेट हैं। मेरे पास ऑप्शन है, मैं मिला दूं, 28 लगा दूं सारे पे, अलग अलग करके अलग अलग रेट लगा दूं। कौन सा बेटर रहेगा? भाई अलग अलग करेंगे तो टैक्स कम लगेगा, इकट्ठा करेंगे तो ज़्यादा। तो मैं ऑप्शन पूछ रहा हूँ, टैक्स कम देंगे ज़्यादा? कम। अलग अलग काट दो। लेकिन उससे बिजनेस खराब हो जाएगा, बायर को पता लग जाएगा कि अरे ये आइटम इतनी है, ये इतने की है, ये इतने की है, टोटल किया है तो 3000 और सारे के मांग रहे हैं 5000, 2000 रुपये किस चीज़ का? तो दुकानदार से टैक्स तो कम लगेगा, मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। पैकेट बंद है, उसको कुछ नहीं पता कस्टमर को बीच में क्या है, तो कह दिया 5000 का है। अलग अलग करके रेट बता दिए, 1 मिनट में पता लग जाएगा तो सारी कहानी कि तो इतने का, ये इतने का, ये इतने का। तो इसलिए दुकानदार कह रहा है टैक्स वैक्स का मुझे नहीं पता, बाहर से लेके देना है, दे देंगे, इकट्ठे चलने दो। कौन से ठीक है, आपको बिजनेस चलाना चलाओ, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, इसमें स्टेबलाइजर और एसी को मिक्स करके 30,000 था, 22,000 8,000 मिक्स करके 20,000 में बेच रहे हैं। तो किसका रेट लगेगा? एसी और स्टेबलाइजर। नेचुरल क्या नेचुरल? अननेचुरल। भाई देखो, लैपटॉप के साथ लैपटॉप का कवर नेचुरल सी बात है। एसी इज ए सेपरेट आइटम, स्टेबलाइजर इज ए सेपरेट आइटम, दो सेपरेट आइटम है बिल्कुल। आप इंडिविजुअल एसी खरीद सकते हैं, इंडिविजुअल स्टेबलाइजर खरीद सकते हैं। स्टेबलाइजर ऑलरेडी आपके पास है, आप खाली एसी ले सकते हैं। तो ये अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है ये। नेचुरल वो है भाई मोबाइल के साथ कवर, तो भाई नेचुरल सी बात है, इसके साथ ये जाएगा। एसी के साथ स्टेबलाइजर जाएगा, जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने बताया, कहीं आपको डाउट लगे तो अपना नोट दे सकते हो। अब देखो क्वेश्चन को दोबारा। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। अब सबसे पहली एंट्री देखो, सबसे पहली एंट्री में तो डाउट है ही नहीं। 4 लाख का बिल अलग है, 1 लाख का अलग है। नीचे सॉल्यूशन में चेक कर लो, 4 लाख पे 6% अलग लगाया है, फ्रेट के 1 लाख पे अलग लगाया है। सेकंड आइटम पे आ जाओ, इसमें भी दोनों अलग अलग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 लाख पे अलग लगाया है, 50,000 पे अलग लगाया है। जो थर्ड एंट्री है इसमें प्रॉब्लम है, ये कंबाइंड है। तो एसी का रेट 6 है, स्टेबलाइजर का 9 है, तो मिला करके 9 लगाया है। थर्ड में देख लो आप, 18% लगा दिया, 9 + 9, बिकॉज ये मिक्स सप्लाई है। 3 एंट्री में पहले डाउट देख लो, 1 2 3। उसके बाद इनपुट है। इनपुट में हमने ट्रैवलिंग का टिकट लिया है, बिजनेस के काम से, बिजनेस के काम से लिया है तो टेस्ट रेट हमें मिल जाएगा। तो जो टिकट का पेमेंट है उसके ऊपर जो दिया मिल जाएगा। अब इनवॉइस है 24-25 की। एंट्री नंबर 5 देखो, इन रेस्पेक्ट ऑफ रेटिंग फाइनेंशियल 24-25 इन्वॉल्विंग आईटी दिस वाज नॉट टेकन अर्लियर, जिन्होंने नाउ वांट टू टेक। ऊपर दिया हुआ है मंथ ऑफ अक्टूबर 23, जिन्होंने एंटरप्राइज पार्टनरशिप फ्रॉम इज ए रेगुलर टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड इन गुवाहाटी असम, एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 23। तो इसमें कर दो इसको अक्टूबर 24, 23 को 24 कर दो।
अब देखो इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवाइसेस फिफ्थ एंट्री 24-25 की इनवाइस है इन्वॉल्विंग ITC ऑफ CGST 20,000 SGST 20,000 जूनियर नाउ वांट टू अवेल टैक्स क्रेडिट। क्वेश्चन को और बेटर करते हैं। फिफ्थ एंट्री में फाइनेंशियल ईयर 23-24 कर दो, 24-25 को काट के 23-24 फिफ्थ एंट्री में। अब देखो एंट्री क्या बनेगी, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की इनवाइस है और टैक्स क्रेडिट में अक्टूबर 24 में लेना चाह रहा हूँ। मैंने कहा था किसी भी साल का कोई भी काम अगले साल के 30 नवंबर तक ख़त्म हो जाना चाहिए। तो बेसिकली ये एंट्री है। क्या मैं इसका भी टेस्ट ले सकता हूँ? अभी ले सकते हैं, बिकॉज अभी मंथ अक्टूबर का है। नवंबर का होता तो भी लेते, दिसंबर आने पर नहीं ले सकते। तो थोड़ा फाइनेंशियल ईयर फिफ्थ पार्ट में कर दो 23-24 की इनवाइस है। और ऊपर जो मैंने करवाया था वो अक्टूबर 24 करवाया था, यानी वो जो इनवाइस है उसका टैक्स क्रेडिट अभी मैं लेना चाह रहा हूँ। क्या भी मिल जाएगा? अभी भी मिल जाएगा। और या फिर एक काम करो, ये डेट नहीं बदलनी पड़ेगी, सिर्फ एक ही बदल दो, जो अक्टूबर 23 है उसको अक्टूबर 25 कर दो, फिर ये नहीं बदलनी पड़ेगी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? जो पहले करवाया था आपने 23 का 24 कर दिया था, तो 24 का 25 नहीं हो सकता? नहीं, वो तो पहले करवा दिया आपने। तो क्या हो गया, एक लाइन काटो 2025, एक ही तो काटना है। सबसे पहली लाइन, सबसे पहले देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ, जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, वहाँ अक्टूबर क्या लिखा हुआ था? अक्टूबर 23 था ना, तो मैंने 24 करवाया था ना, 24 का 25 कर दो ना, 2025। अब इससे जो एंट्री नंबर 5 है, ये 24-25 है, तो ये 24-25 ही रह जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस और कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही चेंज कर दो। करेक्ट और नॉट? जो पहला पैराग्राफ है, अगर इसको अक्टूबर 25 कर दोगे फिर और कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। करने को तो वैसे भी कर सकते हैं, बेटर है एक ही चेंज करो बस। अब इसका क्या कारण है, ये मैंने क्यों करवाया है? देखो, ये एग्जाम में कब आया? मई 23 में। हम कब स्टडी कर रहे हैं? जुलाई 24। तो जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं ना, जितने भी, सब में ऐसे डेट बदलनी पड़ती है, सब में। सीएस शूट को तो सजेस्टेड आंसर प्रिंट करने हैं, मई 23 के सजेस्टेड प्रिंट करके बात खत्म होगी। अगर आपने मई 20 का सजेस्टेड उठा लिया, इतने कन्फ्यूज हो जाओगे तो पूछो मत। सजेस्टेड जो है इनकम टैक्स GST में काम ही नहीं आते, बिकॉज उसको जितने भी पिछले सालों के सबकी डेट बदलनी पड़ेगी। तो ये डेट बदलने में कई बार थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो क्लास में करवाते हो, फिर एक आध कोई डेट बची होती है तो क्लास में ठीक करा देते हैं। अब अगले साल फिर डेट बदलेंगे, अब जो नई बुक आएगी GST फिर डेट बदलनी पड़ेगी। कितने क्वेश्चन की? सारे की बदलनी पड़ेगी, पूरी बुक के क्वेश्चन की डेट बदलेगी। और सारे बुक के क्वेश्चन की डेट बदलने में किसी ना किसी क्वेश्चन में डेट आगे पीछे फिर हो जाएगी। पूरी बुक के क्वेश्चन बुक की डेट बदलना कौन सा आसान काम है? और ऐसा नहीं हर जगह एक एक साल बढ़ाते जाओ, ऐसा नहीं है, कहीं बढ़ता है कहीं नहीं बढ़ता। वो पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है, अरे यहाँ बढ़ेगा, यहाँ नहीं बढ़ेगा, यहाँ सेम ईयर चलेगा। तो इसलिए सजेस्टेड आंसर इनकम टैक्स GST में काम ही नहीं आते, वो तो उसके हिसाब से सारी डेट होंगी। तो इसमें बस पहले वाले में अक्टूबर 25 कर लो, और ये अक्टूबर 25 वाली बात नीचे लास्ट लाइन में अक्टूबर 25 लिखा भी हुआ है, दिखाता हूँ आपको। इसकी लास्ट लाइन में देखो, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मिनिमम CGST टैक्स पेबल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 25। तो नीचे तो अक्टूबर 25 सही हो गया, पहले वाले पैराग्राफ में अक्टूबर 23 ही रह गया, वो भी 25 करना, बाकी क्वेश्चन सही हो जाएगा। करेक्ट? अब जिसको डाउट है बोलो। फर्स्ट पैराग्राफ में 23 का 25 कर लो बस, बाकी कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बाकी सब सही है। उसके बाद नेट टैक्स तो निकल ही जाएगा, आप देख लो, ये नेट टैक्स निकला है। सिर्फ पहले पैराग्राफ में 23 का 25 करना है, और कोई चेंज नहीं करना। वैसे इस करेक्शन को मैं
करेक्ट करके और ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, इवनिंग में आपके ग्रुप में भी आ जाएगा ये। ठीक है, अब जिसको डाउट है पूछ लो। अब सारा क्वेश्चन द्वारा रीड करके देख लो, पूरा क्वेश्चन रीड कर लो, पूरे में डाउट पूछ लो। अब देखो, जो हमने मिक्स सप्लाई वाला पढ़ा था ना, कुछ एग्जाम्पल उसमें है, वहाँ से भी कुछ एग्जाम्पल रीड करवाए थे हम। मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई के एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल वहाँ से भी देख लो। देखो पेज नंबर 186 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए नोट ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सेक्शन कौन सा? 8। टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट मिक्स सप्लाई should be given below. Composite supply consisting of 2 or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated supply of such principal supply. Mixed supply comprising 2 or more supplies shall be treated supply of that particular supply which at highest rate. Composite में क्या होता है? Supply made by taxable recipient consisting of 2 or more taxable supplies of goods, services or both, any combination thereof, which are underline कर लो, नेचुरली बंडल्ड। मेन बात क्या है? नेचुरली बंडल्ड। कोई भी कहेगा हाँ ठीक है भाई ये कॉम्बिनेशन तो बनता है, और जहाँ लगे ये क्या कॉम्बिनेशन है, वो फिर मिक्स में चला जाएगा। ठीक है, और मिक्स सप्लाई के अंदर कोई सा भी उठा के कॉम्बिनेशन बना दो। एग्जाम्पल देखो, चार्जर सप्लाइड अलोंग विद मोबाइल फ़ोन, नेचुरल क्या अननेचुरल? नेचुरल है भाई, चार्जर तो चाहिए। अब रेट किसका लगाओगे? चार्जर के मोबाइल? दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? नेचुरली आप मोबाइल है, मोबाइल है। ठीक है, आपको कहते नहीं सर चार्जर इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बिना चार्जर के कैसे चार्ज कर लोगे? ठीक है ना, तो ऐसे ज़बरदस्ती अपने आप को कोई कंफ्यूज करना चाहे तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है तो मोबाइल ही मेरा आइटम। गिफ्ट पैक, चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, मिक्स सप्लाई। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, बाकी आप घर पे पढ़ लेना, डाउट जिसको है पूछ लो। अब आ जाओ वापस, वैल्यू ऑफ सप्लाई का ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम का करवा दिया, और एग्जाम के किसी क्वेश्चन में दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंख बंद करके सारे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, सारे हो जाएंगे। इसके अलावा किसी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इस पूरे चैप्टर में डाउट पूछ लो, वैल्यू ऑफ सप्लाई में पूरे चैप्टर में डाउट पूछ लो। आओ जरा पेज नंबर 87, थोड़ा सा कुछ पार्ट बताऊंगा 5-7 मिनट का। पेज 87, थोड़ा सा कुछ पार्ट बताऊंगा स्पेशल। देखो थोड़ी सी बात बताऊंगा मैं आपको, ये कौन सा चैप्टर है? रिटर्न। जैसे इनकम टैक्स में भी रिटर्न का चैप्टर किया था हमने, इसमें भी है। इसके सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 37 to 47। हर पर्सन जो भी सामान बेचेगा, जो भी सर्विसेज देगा, पूरी रिपोर्टिंग करनी है हर मंथ के एंड में। जिसमें रिपोर्टिंग करनी है उस रिटर्न का नाम, स्टेटमेंट का नाम पहले मैंने बताया था, GSTR 1। तो पहला क्वेश्चन GSTR 1 का है। तो आई थिंक क्योंकि अभी 20 मिनट पड़े हैं तो थोड़ी सी बात GSTR 1 की बताया था मैं आपको। देखो, एक्सप्लेन फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 37। GSTR 1 का सेक्शन कौन सा है? 37। रूल कौन सा है? 59। तो सेक्शन और रूल याद करने की बात मैंने पहले बता दी है, अब आपकी मर्जी है, आप याद करो ना करो। Every registered person shall be required to file a statement of outward supply in GSTR 1 monthly basis। कब तक फाइल करनी है? Up to 11th of the succeeding month succeeding relevant month। If turnover in the preceding year is up to 5 crores, such person has the option to file such statement on quarterly basis up to 13th of the month succeeding the relevant quarter।
If turnover has crossed 5 crores, such person shall be required to file return on monthly basis from the first month of next quarter. If statement is filed on quarterly basis, in that case, detail of how to supply for the first and second month of a quarter may be furnished using invoice furnishing facility till 13th of subsequent month, but only up to 50 lakh for each month. It will include debit note, credit note also. चलो इतना ही बस स्टडी करेंगे, 3 पॉइंट देखो समझो 3 पॉइंट आप। GSTR 1 क्या नाम है इसका? स्टेटमेंट, नॉट रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। और जो हम रिटर्न भरते हैं वो है GSTR 3B। ये रिटर्न है, ये स्टेटमेंट। इसमें सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई है, इसमें सब कुछ है। टोटल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, टोटल ऑफ ITC एंड नेट टैक्स पेबल। सिर्फ लास्ट फिगर है फाइनल। टोटल ऑफ आउटपुट टैक्स, टोटल ऑफ ITC एंड नेट टैक्स। तो मैंने आपको कहा था हर महीने ये स्टेटमेंट जाएगी और रिटर्न भरनी है, हर महीने, साल में 12। अब बदल गया है मुझसे भाई, जो छोटे डीलर हैं आप चाहो तो आपको क्वार्टरली अलाउ कर देते हैं। जो छोटे डीलर हैं आपकी मर्जी है, आप चाहो हर महीने, आप चाहो क्वार्टरली। तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, दे हैव द ऑप्शन। जब ये क्वार्टरली होगा तो ये भी क्वार्टरली होगा। ऐसा नहीं होगा एक क्वार्टरली होगा एक मंथली होगा, दोनों इकट्ठे चलेंगे, या तो दोनों क्वार्टरली या दोनों मंथली। तो एक तो एडिशनल पॉइंट ये नोट कर लेना, 5 करोड़ तक की टर्नओवर वाले की कंपल्शन नहीं है, ऑप्शन है। 5 करोड़ वाला भी मंथली भर सकता है, वो हम बाद में बात करेंगे वो किस चीज़ को ऑप्ट करेगा। अब तो देखने में लगता है क्वार्टरली, लेकिन हम बाद में पूरी बात करेंगे। तो जिसने क्वार्टरली भरनी है GSTR 1, तो क्या उसे टैक्स भी क्वार्टरली देना? कौन से? नहीं, टैक्स क्वार्टरली नहीं, टैक्स हर महीने है। फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो मैं टैक्स कैलकुलेट कैसे करूँगा बिना रिटर्न के? वो तो कैलकुलेशन तो रिटर्न में है। पहले रिटर्न बनाऊंगा टोटल आए तो से, वो आप देख लो, हमने तो कहा तो है कंपलसरी नहीं है, ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन को किसी ने भी नहीं ले रखा रियल लाइफ के अंदर, सब कह रहे हैं लो ये क्या बात बनी, जब टैक्स हर महीने है रिटर्न तो हम फिर भी बनाएंगे, तो हम फाइल ही ना कर देंगे। तो इसका नाम गवर्नमेंट ने क्वार्टरली रिटर्न नहीं रखा, इसका नाम रखा QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। मुझे हम पहले बताए थे पेमेंट मंथली है। तो इसमें 4 नंबर का नोट आता है, राइट ए नोट ऑन QRMP। QRMP इज GSTR 1 भी क्वार्टरली चलेगा, GSTR 3B भी क्वार्टरली चलेगा, टैक्स हर महीने चलेगा। तो टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा? इन दो के बिना टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा? हवा में कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे? ये बनाने का पर्पज ही है कि टैक्स कैलकुलेट करना है। तो इसको ज़्यादा लोगों ने ऑप्शन नहीं लिया, वो बात की बात है। तो आप समझते चलिएगा, छोटी छोटी बातें भी मैं समझा रहा हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने है, GSTR 1 इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड मंथली और क्वार्टरली? बोथ, यू हैव द ऑप्शन, बट ऑप्शन इज गिवन टू दैट पर्सन जिसकी टर्नओवर कितनी है? 5 करोड़ तक। और क्या ये पॉसिबल है GSTR 1 क्वार्टरली हो जाए, GSTR 3B मंथली हो जाए? नॉट पॉसिबल, बोथ विल गो टुगेदर। ये ऐसे है तो ये ऐसे है। अब लेट्स सी, मैंने ऑप्ट किया क्वार्टरली, ठीक है, अप्रैल मई जून, मेरा GSTR 1 क्वार्टरली जाएगा। जून का जाएगा क्वार्टर का अगले महीने की 13 तारीख, 13 जुलाई 2024, 24-25 की मैं बात कर रहा हूँ, करेक्ट। और दूसरी ओर पार्थ है, इसने चूज़ किया मंथली, ये हर महीने देगा। और इसने मुझसे अप्रैल के महीने में सामान खरीदा, अप्रैल के महीने में, और इसने मंथली चूज़ किया है, तो ये अप्रैल की रिटर्न फाइल करेगा कब? मई मंथ में। और इसको ITC लेना, ITC, इससे सामान उससे खरीदा है। जब मैं GSTR 1 गवर्नमेंट को दूंगा, उसमें मेंशन करूंगा कि मैंने इनको सामान बेचा था, इनसे टैक्स लिया था, टैक्स आपको दे दिया है, तब गवर्नमेंट उस टैक्स का ITC इनको देगी, वरना ITC नहीं देगी। दोबारा देख लो, ये कह रहे हैं इन्होंने मुझसे सामान खरीदा, कौन से? हमें क्या पता तुमने सामान खरीदा। ये कह रहे हैं मेरे पास इनवॉइस, कौन से? अपने पास रखो। जो सेलर है, सेलर से कलवाओ,
कि उसने आपको सामान बेचा है। सेलर कहाँ कहेगा? GSTR 1 में, पर्सन थोड़ा जाके बोलेंगे। तो जब मैं GSTR 1 में इनका नाम रिपोर्ट कर दूंगा तो सिस्टम एक नई स्टेटमेंट इनके लिए बनाएगा GSTR 2B। उसमें लिखेंगे इस महीने तुमने पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ से सामान खरीदा, कितना तुमने इनपुट टैक्स दिया, कितना तुम्हारा ITC बनता, वो स्टेटमेंट इनको देंगे GSTR 2B। उसके बेस पे ITC लेंगे, अपनी मर्जी से ITC नहीं ले सकते। तो 3 स्टेटमेंट समझ में आ रही है? GSTR 1, 3B एंड 2B। 3B इज द रिटर्न, 1 एंड 2B आर द स्टेटमेंट्स। 1 कौन देगा? सप्लायर। 2B कौन देगा? डिपार्टमेंट। किसको? बायर को, जिसका ITC बनता है। 2B कैसे बनेगा? मेरे GSTR 1 से फिगर ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। सारे कंट्री का GSTR 1 से, यानी GSTR 1 में पूरे कंट्री की सेल है, उस सेल के अंदर सारे बायर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो सारे बायर्स का ITC की स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी और कंट्री के सारे बायर्स के पास 2B चला जाएगा। ले लो भाई ITC, इतना इतना ITC है। क्लियर हुई इतनी बात? लेकिन ये तो हर महीने अवेल करेंगे। मेरा ये क्वार्टरली आएगा, तो मेरे GSTR 1 में अप्रैल का तो मैंने फाइल ही नहीं किया, मैं तो क्वार्टरली फाइल करूँगा। तो कौन सी तो मुसीबत हो गई। तो उन्होंने कहा भाई क्वार्टरली वाले एक काम करो, अप्रैल में जिसको भी सेल किया है रजिस्टर्ड डीलर को, उसी को ITC लेना है, उसकी पूरी पूरी इनवॉइस अपलोड करो। तो मैंने कहा ये लो, GSTR 1 से बचने के लिए तो मैंने क्वार्टरली लिया, और GSTR 1 से बच गया और एक एक इनवॉइस अपलोड करूं, उससे अच्छा मैं GSTR 1 ना दे दूँ आपको। तो उसे वो आपकी मर्जी है, देख लो। यानी टैक्स भी हर महीने देना है और एक एक इनवॉइस अपलोड करनी है, तो इसको कौन ऑप्ट करेगा? ये सिर्फ क्लासरूम के लिए है। तो उन्होंने कहा आपको इनवॉइस अपलोड करनी पड़ेगी, उसका नाम क्या है? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, IFF, जो बीच में अभी हमने रीड किया आ रहा है। तो पहले महीने अप्रैल में मैं क्या फाइल करूँगा, अपलोड करूँगा इनवॉइस फैसिलिटी। मई में भी यही करूँगा। जून के अंदर GSTR 1 फाइल करूँगा और जितने इनवॉइस अपलोड कर चुका हूँ उसका रेफरेंस GSTR 1 के अंदर नहीं दूंगा, वरना डुप्लीकेशन हो जाएगी। मुझसे वो हटा लो जो IFF दे चुके हैं। बची हुई जो है, यानी बेसिकली वो अप्रैल में जून के महीने की बेसिकली रिपोर्टिंग होगी इसके अंदर, 2 महीने की। तो अभी मैंने इतना ही रीड करा, आप इतना ही रीड कर लो, मैं दोबारा रिपीट कर दूँगा, एक बार रीड करके देखिए। सिर्फ 3 पॉइंट रीड कर लो, उसमें भी हो सकता है छोटी मोटी चीज़ मैंने भी छोड़ दी हो, मैं बताऊँगा अभी आपको। 1 2 3। इसमें कुछ 50 लाख की भी बात है, मैं बताता हूँ 50 लाख की क्या बात है। देखो 50 लाख की क्या बात है। अप्रैल महीने में मैंने अलग अलग लोगों को बेचा, तो क्या सारे रजिस्टर्ड को ही बेचा होगा या सारे अनरजिस्टर्ड को बेचा होगा या मिक्स करके बेचा होगा? मिक्स करके बेचा होगा। तो गवर्नमेंट से अनरजिस्टर्ड की इनवॉइस अपलोड करने की जरूरत नहीं है, उसको टेस्टेड मिलना ही नहीं है। वो तो आप क्वार्टरली जब फाइल करोगे तब बता देना। रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं, रजिस्टर्ड की इनवॉइस अपलोड कर देना, क्योंकि उसको ITC लेना है, इसके भी नाम देंगे नहीं। अब रजिस्टर्ड को जो इनवॉइस आप अपलोड करोगे, एक महीने का टोटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बिना मतलब की बात है, रीजन बताता हूँ क्या है। 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो इसलिए गौर से, एक रजिस्टर्ड डीलर को आपने बेचा सामान 1 लाख रुपए का और एक रजिस्टर्ड को बेचा 50 रुपये का, तो ये 50 रुपये वाला क्यों अपलोड कर रहे हो? 50 रुपये में कितना ITC बनेगा? मैं फिर भी अगले का 5 रुपये का बनता हो, क्या पता, मैं तो करूँ अपलोड। मुझसे फिर कर लो, ये देख लेना टोटल 50 लाख से ज़्यादा ना हो। यानी कहने का मतलब है बड़ी बड़ी इनवॉइस अपलोड करना, छोटी छोटी छोड़ देना। 50 लाख का पर्पज़ ये है। सारी अपलोड करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी भाई, कैसे हिसाब किताब हम भी कैसे करेंगे। आप मेन अपलोड कर लेना। दूसरी बात, 50 लाख की जरूरत नहीं है। देखो टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? 5 करोड़। अगर 50 लाख एक साल, एक महीने में हुआ तो साल में कितना हो गया? 6 करोड़। टर्नओवर तो 5 करोड़ है, सामान बेचा 6 करोड़, कैसे हो सकता है? तो लिखने की क्या जरूरत थी? ये एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर मुश्किल से 20-30 लाख की बनेगी, 50 लाख तो क्रॉस हो ही नहीं सकता।
50 क्रॉस कर गया खाली रजिस्टर्ड का, तो फिर तो टर्नओवर कितनी होगी उसकी, कम से कम 10-12 करोड़ की टर्नओवर होगी। ये सिर्फ 5 करोड़ वाले को तो फैसिलिटी दी है, उसका एवरेज टर्नओवर एक महीने का कितना आ जाएगा, 40 लाख का टोटल टर्नओवर है। रजिस्टर्ड का बड़े बड़े कितना हो जाएगा, 20-30 का। तो 50 लाख वाली बात फालतू की लिखी हुई है। अब ये 3 पॉइंट रीड कर लो, डाउट पूछ लो, फिर आगे देखते हैं। 3 पॉइंट एक बार रीड करो। हाँ जी, अब पहले यहाँ तक जिसको भी डाउट है पूछ लो, इतने पार्ट तक जिसको भी डाउट है पूछ लो। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? तो जितना पार्ट हमने किया है इतना ही आपको घर पे बार बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करके आना है। जो बार बार लगातार रिवाइज करेगा उसे ही याद होगा, वरना आगे आगे बर्डन बनता चला जाएगा, एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। तो डेली बेस पे रिवाइज करना इसको, ठीक है? ओके, थैंक यू।